हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो फाइनली आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का जो सीरीज होता है, जो कि हर आपको सेमेस्टर में देते हैं। आज से उसकी शुरुआत होने वाली है। तो जो सबसे पहला पेपर है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इसके विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। और सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जितने भी पूरे के पूरे क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। बस आप लोग वीडियो पूरा देखना और हर एक टॉपिक को आराम से समझिएगा। मैं आराम से समझाऊंगा, वीडियो कितना भी लेंदी हो जाए, लेकिन बस इतना कहूंगा कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके वहां पे 35% मार्क्स, मतलब जो 35% मार्क्स होते हैं वो आसानी से आप गेन कर पाएंगे। ऊपर तो हो सकता है लेकिन नीचे नहीं हो पाएगा। मिनिमम बता रहा हूँ 35 से, मैक्सिमम इसका 80% भी जा सकता है कि क्वेश्चन पेपर या रिपीट भी हो सकता है या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे सेक्शन सी का सेक्शन बी में डाल दे और सेक्शन बी का जो वो सेक्शन सी में डाल दे, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज हो सकते हैं। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपका वो चाहे सेक्शन सी में आए या सेक्शन बी में आए, दोनों कोई डिफरेंट ना हो, आप दोनों को दोनों करे जाए बस इसी पेपर के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि आपको समझाना कि आपको पेपर कैसे लिखना है। तो शुरुआत आपको करनी है लगभग 10-12 पेज तक आपको अच्छी राइटिंग रखनी है कि आपके पास बनने के सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। लगभग 1.5 घंटे तक आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को ये पता हो जाए कि आपको जानकारी भी है और एक्यूरेट चीज़ लिखनी है, मतलब फर्जीवाड़ा वाला नहीं लिखना है। उसके बाद जब आपका कुछ बचेगा, लास्ट में समय कम बचेगा, तो आप क्या करिए, आराम से लिखते चलिए और तेजी अपने आप में धीरे धीरे लेकर आते रहिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग का विषय है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे डिफाइन क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि सेक्शन ए का है। देखिए क्रोमोफोर क्या होता है और एक्सोफोर्स के बारे में इसने डेफिनेशन पूछी है, तो उसी के विषय में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर इज द ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। मतलब कहने का क्या है कि जो क्रोमोफोर होते हैं ये ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं डायरेक्ट एक्सिबिट, जो कि कंटेन किए होते हैं कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन। इसका मतलब क्या है कि जो विजिबल लाइट में या अल्ट्रावायलेट लाइट में जो एब्जॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक पॉजेस किए होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर इज अ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप दैट एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन। इसका मतलब क्या होगा कि विजिबल रीजन में या अल्ट्रावायलेट रीजन में ऐसे कंपाउंड या ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, दिस नोन एज अ क्रोमोफोर। तो ए सब्स्टिट्यूट सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ए सब्स्टिट्यूएंट दैट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए कि बेंजीन है, इस समय यहाँ पर आपके पास बेंजीन है। अब बेंजीन के ऊपर आपने क्या किया है? NO2। NO2 क्या है? आपका क्रोमोफोर मान लीजिए है, ठीक है ना। आपने बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया? क्रोमोफोर लगा लिया। तो वहाँ पे जो NO2 है वो क्या है? आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। तो उस फंक्शनल ग्रुप के कारण आपकी बेंजीन की जो एब्जॉर्प्शन क्षमता थी, मतलब जो लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी थी, वो बढ़ गई। तो वही सब्स्टिट्यूएंट दैट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब कहने का कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है मॉलिक्यूल के अंदर बढ़ जाती है। दिस इज नोन एज अ क्रोमोफोर। एग्जांपल के तौर पे एथाइलिन हो गया, एसिटाइलिन हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, सल्फेट ग्रुप हो गया, एजो ग्रुप हो गया एंड कार्बोनिल ग्रुप हो गया। उसके बाद ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? तो ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि मॉडिफाई कर देती है एबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर टू एब्जॉर्ब लाइट। इसका मतलब क्या है कि जो उसकी एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है लाइट को, उसको और बढ़ा देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात सिंपल से बारे में बात करें कि मान लीजिए कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर NO2 है, इसका जो कलर आ रहा है या जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता मान लीजिए कि 50% है। अब हमने उसमें क्या किया? ऑक्सोक्रोम मिला लिया, तो इसकी जो क्षमता हो जाएगी वो 100% हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सोक्रोम ऐसे ग्रुप होते हैं जो कि उसकी मतलब एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो मॉडिफाई द एबिलिटी ऑफ क्रोमोफोर टू एब्जॉर्ब द लाइट। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इटसेल्फ डज नॉट एब्जॉर्ब इन यूवी रीजन। इसका मतलब क्या है कि ये खुद एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, मतलब कहने का समझ रहे ना कि ये खुद तो एब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन अगर इनको क्रोमोफोर के साथ में शिफ्ट कर दिया जाए, क्रोमोफोर के साथ में अटैच कर दिया जाए, तो ये जो वेवलेंथ होते हैं उसको बढ़ा देते हैं। वेवलेंथ आप समझ रहे होंगे, आपने शुरुआती दौर में पढ़ा होगा। तो जो हमारी वेवलेंथ बनती है, ये जो वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ वेवलेंथ बनती है, उसको ये क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो सिंपल टर्म में आपको ये समझ में आ गया क्रोमोफोर क्या होते हैं। क्रोमोफोर ऐसे होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं या अपने आप को शो करते हैं। और एक्सोक्रोम्स क्या होते हैं कि ये खुद तो एब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन जो क्रोमोफोर होता है उनकी जो कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की क्षमता, वो बढ़ा देता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि बेंजीन है, बेंजीन के हमने NO2 ग्रुप मतलब इंट्रोड्यूस कराया, तो ये क्या क्या NO2 फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा क्या है? क्रोमोफोर है, जिसने हमको दिया पेल येलो कलर दिया।
अब फर्दर हम NH2 ग्रुप क्या है आपका एक्सोक्रोम से इसको इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करा दिया, तो यहाँ पर जाकर के मेटा पोजीशन पे लगा, तो ये क्या देगा हमारा डार्क येलो कलर देगा। तो यहाँ पे हमारा पेल येलो कलर दे रहा था, यहाँ पे डार्क येलो कलर देगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी मतलब वेवलेंथ है वो बढ़ गई, मतलब वेवलेंथ इसकी इंक्रीज हो गई। जब वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो इसका कलर भी हमारा धीरे धीरे क्या होता चलेगा, गाढ़ा होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो यही होता हमारा क्या, क्रोमोफोर एंड एक्सोक्रोम। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज द एब्जॉर्बिविटी, मतलब एब्जॉर्बिविटी क्या है। वैसे अगर सिंपल टर्म में हम समझे तो किसी कंपाउंड के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना, दैट इज एन एब्जॉर्बिविटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो वही द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब कहने क्या क्या है कि ऐसा फ्रिक्शन, मतलब जो रेडिएशन होता है, जो लाइट की एनर्जी होती है, उसका ऐसा फ्रिक्शन जो कि एब्जॉर्ब कर ले जाता है किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा, दैट्स नोन एज रिफर्ड एज एब्जॉर्बिविटी। अब सिंपल समझिए, एनी ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट दैन ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी ग्रे बॉडी आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे कि क्या होता है। ठीक है ना, तो उससे मतलब नहीं है, ए फ्रैक्शन ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट और द मॉलिक्यूल। मतलब कहने का क्या है कि जो रेडिएशन, जो लाइट का जो सोर्स है, उसको हमने क्या, उसकी जो एनर्जी है उसका एक फ्रैक्शन एब्जॉर्ब कर ले जा रहा है किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा। सम इज रिफ्लेक्टेड, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, एंड रेस्ट इज ट्रांसमिटेड, और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, एंड सम इज एब्जॉर्ब, मतलब मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है। तो इसी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बिविटी। अब सिंपल भाषा में हम समझना चाहें कि मान लीजिए कि आपका कोई मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल की कितनी क्षमता होगी कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब आपने 100% लाइट अगर यहाँ से पास की तो इस मॉलिक्यूल की कितनी क्षमता है, मान लीजिए 60% क्षमता है इसको लाइट को एब्जॉर्ब करने की, तो यहाँ पे हमारा 40% ही तो ट्रांसमिट लाइट होगी, तो ये जो होगी ये क्या होगी, इस मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्बिविटी होगी। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑब्जर्व्ड इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका मतलब क्या है कि जो हम IR स्पेक्ट्रो मतलब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, उसमें जो डिफरेंट मोड्स होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, उसका कौन कौन से टाइप्स के बारे में पूछा है। तो बेसिकली अगर ऐसे क्वेश्चन आते हो तो सबसे पहले हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिफाइन करेंगे। तो इन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब पॉली एटॉमिक, जिनके ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द एटम्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब कहने का क्या, जो उनके अंदर एटम, क्योंकि एटम्स हैं, कई सारे एटम हैं, तो सिंपल सी बात है कि मतलब वो फिक्स्ड तो रहेंगे नहीं, फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कंटिन्यूस मूवमेंट करते रहेंगे। तो इसी जो कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, उसकी जो रोटेशन होती है, जो उसकी वाइब्रेशन होती है, वो कितने टाइप की होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है स्टिचिंग वाइब्रेशन होता है, एक होता है बेंडिंग। ठीक है ना, स्टिचिंग में दो होते हैं आपके, सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल स्टिचिंग वाइब्रेशन होता है, और दूसरा एसिमेट्रिकल स्टिचिंग वाइब्रेशन होता है। दूसरा जो आता है बेंडिंग और डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन, जिसमें सीजरिंग का मतलब कैंची के आकार का, जैसे आप कैंची देखते हैं ना ऐसे ऐसे चलती है, उस टाइप से रोटेशन करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे ऐसे रोटेशन करेंगे। रॉकिंग का मतलब डांस, मतलब जैसे हम डांस करते हैं ऐसे ऐसे, वैसे मतलब इस टाइप से करेंगे। वेगिंग वाइब्रेशन होता है, ट्विस्टिंग होता है, एंड ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, मतलब टोटल 4 टाइप के यहाँ पे वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट अबाउट हेलो कैथोड लैम्प। ठीक है ना, हेलो कैथोड लैम्प क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो हेलो कैथोड लैम्प एज अ रेडिएशन सोर्स होता है, मतलब कहने का क्या है कि हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें हेलो कैथोड लैम्प का यूज करते हैं, किसके तौर पर, एज अ रेडिएशन सोर्स के तौर पर। ठीक है ना, तो हेलो कैथोड लैम्प यूज एज अ रेडिएशन सोर्स फॉर द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट, जिसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। एक सिंपल सा मतलब बीकर टाइप का वो मतलब बना होता है, कंटेनर बना होता है, उसमें हमारे एक एनोड एक कैथोड लगे होते हैं, और यहाँ पे हमारे क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रिक्स ग्लास शील्ड बोलते हैं। और ये जो बना होता है पूरा, ये क्वार्टेज का बना होता है या ग्लास विंडो का बना होता है। ठीक है ना, तो इट कंसिस्ट ऑफ द इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद अ टंगस्टन एनोड, मतलब जो ये एनोड होगा वो आपका टंगस्टन आपने देखा होगा, जो बल्ब में आपने देखा होगा अंदर वो लगा होता है, टंगस्टन ही होता है, एंड सिलिंड्रिकल कैथोड, और ये जो कैथोड होगा वो आपका क्या है, सिलिंड्रिकल टाइप का है। ठीक है ना, अब इसकी वर्किंग समझिए। देखिए इसने राइट अबाउट हेलो कैथोड पूछा है, तो आपको इसकी डेफिनेशन बताने की क्या होता है, उसके बाद इसकी आपकी वर्किंग भी बता देंगे, तो आपको नंबर वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। तो पोटेंशियल अबाउट 100 to 200 वोल्ट पॉजिसेस थ्रू द इलेक्ट्रोड, इसका मतलब क्या है कि इसके द्वारा ये मतलब जब 100 से 200 वोल्ट इसके अंदर पॉजिसेस क्या होता है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, जो गैस होती है उसको आयोनाइज फॉर्म में चेंज कर देता है। चार्ज गैस, जब हमारी जो गैस होगी वो आयन फॉर्म में, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज लग जाएंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो जो हमारी गैस होंगी, जो चार्ज गैस होंगी, माइग्रेट का मतलब वाइब्रेट समझ लीजिए, माइग्रेट कर लीजिए एट अ हाई वेलोसिटी टूवर्ड्स कैथोड एंड कोलाइड विद द मेटल एट द सरफेस, मतलब जो हमारी मेटल की सरफेस होगी उसके ऊपर जो हमारे मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो माइग्रेट होने लगेंगे। ठीक है ना, तो मेटल्स एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेटल एनर्जी होगी, जो हमारे मेटल्स कंपाउंड होंगे, मेटल मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो एक्साइटेशन में जाएगी, मतलब वो आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। देखिए अभी
इन सब का जब सेक्शन बी सेक्शन सी जब सॉल्व करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है एक पेपर को सॉल्व करने में, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वीडियो बनाने में कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए और कैसे उसको बताया जाए। तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट टर्म में सही से बता रहा हूँ कि आप आसानी से लिख ले जाए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग करते क्या है कि सिंपल हेडिंग डालेंगे, क्या नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी, उसके डेफिनेशन लिख देंगे, दूसरा डालेंगे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो इस प्रकार से कॉपी कट के हो जाती है, मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। क्योंकि मेरे पास पिछले साल के कुछ क्वेश्चन आए थे, मतलब रिवॉल्यूशन जिन्होंने करवाया था तो उन्होंने मेरे पास कॉपी भेजी थी। सर उन्होंने बोला था कि सर ये देखिए यहाँ पे मेरा ये क्यों गलत कर दिया गया। तो वहाँ पर रीजन यही था कि उनसे वो डिफरेंस पूछा गया था, लेकिन डिफरेंस की जगह उन्होंने उसकी डेफिनेशन लिख ली थी। देखिए ये दो प्रकार से पूछा था, एक डिफरेंशिएट पूछता है, एक डिफरेंस मतलब एक डिफरेंशिएट पूछता है, एक डिफरेंस। दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब दो चीज में कंपेयर करना है आपको, ना कि उसकी डेफिनेशन देना है। जब आपसे डेफिनेशन पूछे या डिफाइन पूछे तब आपको वहां पर आपको डेफिनेशन उसकी देनी होती है, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं नॉर्मल फेज में। नॉर्मल फेज में जो स्टेशनरी फेज होता है वो पोलर होता है और जो मोबाइल फेज होता है वो हमारा नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। किसमें, नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में। वही रिवर्स फेज में जो स्टेशनरी फेज होता है वो नॉन पोलर होता है और मोबाइल फेज आपका क्या होता है, पोलर, जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। उसके बाद जो स्टेशनरी फेज मेडअप ऑफ प्योर सिलिका जेल, मतलब हमारे जो नॉर्मल फेज में जो स्टेशनरी फेज होता है वो प्योर सिलिका जेल का बना होता है। वहीं जो रिवर्स फेज होता है उसमें जो स्टेशनरी फेज होता है वो हमारी सिलिका जेल और साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक सबस्ट्रेट। क्यों, क्योंकि यही हाइड्रोफोबिक सबस्ट्रेट होता है जो कि इसको रिवर्स क्रोमेटोग्राफी करा के आपको डिटेक्शन देता है। नेक्स्ट, सेपरेट पोलर एनालाइट विद द हाई रिटेंशन टाइम इन द कॉलम, मतलब जो नॉर्मल फेज में होता है वो जो पोलर एनालाइट्स होते हैं उसको हाई रिटेंशन टाइम में क्या करता है, उसको सेपरेट आउट करता है, मतलब हाई रिटेंशन टाइम उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो रिवर्स फेज में होता है सेपरेट लेस पोलर एनालाइट, मतलब जो ऐसे मॉलिक्यूल या एनालाइट जो मतलब लेस पोलर है उनको भी क्या कहते हैं, व्हिच हैव हाई रिटेंशन टाइम इन द कोलिमर, इसमें क्या कहते हैं क्रोमेटोग्राफी द्वारा उसका सेपरेशन किया जाता है, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, मतलब यहाँ में पूछा गया क्या इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज द रेट ऑफ माइग्रेशन पर यूनिट फील्ड स्ट्रेंथ। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जैसे आपने आईआर पढ़ा, अब आईआर आपने देखा कि ये आपका मेटल है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि मेटल है, ये मेटल का सरफेस है। तो वही इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होता है, द रेट ऑफ माइग्रेशन, मतलब जो यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जब इस पर लाइट पड़ेगी तो वो किस रेट पे माइग्रेट करेंगे। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे जैसे है ये कितनी रेट पे 1 2 3 4 5 कितनी रेट पे ये माइग्रेट करेंगे, क्या इसकी स्पीड होगी, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल सा माइग्रेशन रेट, ठीक है ना। पर यूनिट फील्ड, मतलब यहाँ पे क्या है, ये इसकी एक फील्ड है, इतने पर ये क्या करेगा, माइग्रेट करेगा और कितनी रेट से करेगा। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, ठीक है ना। इसका जो मतलब सिंपल सा जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू क्यू बाई 6 पाई एटा, ठीक है ना। जहाँ म्यू क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, क्यू क्या है, नेट चेंज ऑन द आयन है, मतलब सॉरी चार्ज, यहाँ पे चार्ज ऑन द आयन है, पाई आपका आयनिक रेडिएशन है और उसका रेडियस है, और उसके बाद जो एटा है वो आपका विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम है, ठीक है ना। तो द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स वजह से इलेक्ट्रिक सरफेस, मतलब कहने के जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसका जो सरफेस होता है वहाँ पे हमारी कुछ इलेक्ट्रिक सरफेस पाई जाती है, ठीक है ना। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, जब हम बाहर से किसी इलेक्ट्रिक या रेडिएशन को कॉज कराते हैं या उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन एंड फोर्स ओवर द चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या करेगी, जो चार्ज पार्टिकल, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अब फोर्स लगाएगी, अगर हम सिंपल से बात करें, एक ढोल की बात करें तो ढोल के ऊपर आप देखते हैं उसके ऊपर एक मिट्टी रख लीजिए, अब उसको एक डंडा मारेंगे तो डंडा मारने की वजह से वहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो माइग्रेट आउट होने लगते हैं, मतलब माइग्रेशन करने लगते हैं, मतलब उछलने लगते हैं। उसी प्रकार से जब उसके अंदर आप चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसमें आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो चार्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करने लगे, माइग्रेट आउट होने लगे। अब इसी माइग्रेशन रेट को आपको क्या करना होता है, डिटेक्ट करना होता है। उसके बाद इसका में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज HETP, मतलब HETP क्या है। तो HETP आपका क्या है, हाई इक्विवेलेंट और थ्योरेटिकल प्लेट। ये हमारा क्या है, क्रोमेटोग्राफिक सेक्शन का एक डेफिनेशन है जिसका बात हम करेंगे। तो हाई इक्विवेलेंट टू थ्योरेटिकल प्लेट डिफाइन एज द हाइट ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम क्या होता है, जहां पर सिंपल सा आपका क्या होता है, स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज रन करता है, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रेशन ऑफ द सॉलिड बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्टेशनरी फेज होगा और जो मोबाइल फेज होगा, जो उसमें जो सॉलिड सैंपल रन करेगा उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए, मतलब इक्विलिब्रियम करने के लिए जितनी हाइट की आवश्यकता होगी आपके कॉलम को, दिस इज नोन एज द
HETP। अब बात समझते हैं, जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी अपने अपने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने क्या किया, मोबाइल फेज का सोल्यूशन डाला, ठीक है ना। उसके अंदर आपने क्या किया, स्टेशनरी फेज जो पेपर है उसको आपने रखा, ठीक है। तो इस स्टेशनरी फेज का मतलब इस स्टेशनरी फेज में और इस मोबाइल फेज में जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स है, जो जिसका हमको एनालिसिस करना है, जो सैंपल के अंदर एनालाइट है, उसका जो इक्विलिब्रियम दोनों में बराबर हो, इसके लिए इस कॉलम मतलब जो ये कॉलम सेक्शन है, इसकी जो हाइट होगी वो कितनी होनी चाहिए, दिस इज डिपेंड ऑन दी HETP। इसी को क्या बोलेंगे हम, HETP, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट हो हमारा एक्यूरेट आए, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एडी डिफ्यूजन। एडी डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल सा, पर इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं। तो टाइम टेकन बाय सेट ऑफ मॉलिक्यूल टू मूव थ्रू द कॉलम व्हिच बेस्ड ऑन डिफरेंट पाथ लेंथ ब्रॉडेड द पिक। अब समझिए इसका विषय क्या होता है। जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अपने लैब में परफॉर्म की है, तो वहां पर आप देखते हैं, सिंपल सा आप देखते क्या है कि जो आपका स्टेशनरी फेज है, मतलब ये मान लीजिए कि आपका क्या है, स्टेशनरी फेज है। अब इस स्टेशनरी फेज पे क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा लाइन बनाते हैं। लाइन के ऊपर हम क्या करते हैं कि अपना जो सोल्यूट मॉलिक्यूल जो सैंपल होता है उसको हम सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉप वाइज सिंपल सा यहाँ पे लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम सिंपल सा मोबाइल फेज में लेकर जाते हैं, और जब मोबाइल फेज में लेकर जाते हैं तो ये क्या करता है, रन करता है। तो वही टाइम टेकन बाय द सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स जो एनालाइट्स है टू मूव थ्रू दी कॉलम, मतलब इस कॉलम, ये जो कॉलम आपका है मूव, मतलब यहां से देखो, जब यहाँ पे इसको मोबाइल फेज में रखेंगे तो मोबाइल फेज ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो जो मोबाइल फेज होगा वो जो यहाँ पर आपका एनालाइट होगा, जिसको कि आपको डिटेक्ट करना है, वो भी तो इसके साथ ऊपर जाएगा। इसीलिए तो हम क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन तभी तो करते हैं। तो सिंपल सा, मूव थ्रू दी कॉलम, जो कि कॉलम के थ्रू मूव होगा, व्हिच बेस्ड ऑन ए डिफरेंट पाथ लेंथ, जो उसके पाथ लेंथ पर निर्भर करेगा। अब पाथ लेंथ का मतलब क्या होगा, देखिए हमको क्या करना है कि अगर इसकी जो लेंथ होगी इसकी बड़ी होगी, मतलब मान लीजिए कि इसकी लेंथ आपने मान लीजिए कि इतना हो गया और ये इतना हो गया, ठीक है ना। तो इसकी जो मतलब एक समय तो होगा कि आपको 75% चाहिए, तो उस 75% तक पहुंचने में कितना समय, मतलब कितना टाइम लग रहा है, इसका मतलब समझिए कि मान लीजिए कि आपका स्टेशनरी फेज है, यहाँ आपने अपने मोबाइल फेज में डाल दिया और हमको यहाँ 75% तक इसका एब्जॉर्प्शन कराना है। अब इस 75% एब्जॉर्प्शन करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस ही हो रहा है, तो उसी टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, एडी डिफ्यूजन। तो टाइम टेकन बाय सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है मूव थ्रू द कॉलम व्हिच बेस्ड ऑन डिफरेंट पाथ लेंथ ब्रॉडेड द पीक, जो कि पीक होगी उसको ब्रॉड कर देगी। देखिए एडी डिफ्यूजन इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड ट्रेवलिंग अलॉन्ग विद द चैनल ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड द विड्थ। कहने का सिंपल सा मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इसकी आप लेंथ बढ़ाएंगे, उसकी जो विड्थ बढ़ाएंगे, तो सिंपल सा वहां पर आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो इन एडी मोशन, मतलब जो एडी मोशन होता है, रिजल्टिंग इन बैंड ब्रॉडिंग इन द कॉलम, मतलब जो इसकी जो कॉलम होगी उसको ब्रॉड का मतलब समझ कि बड़ा कर देगा। तो ये हमारा क्या था, एडी डिफ्यूजन होता है। सिंपल सा कहने का मतलब यही होता है कि जो हमारे मिक्सिंग होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स के मिक्सिंग होते हैं, वो जो ट्रेवल करते हैं, जो उसके टाइम रिक्वायर्ड होता है कि उतने परसेंट तक उतनी लेंथ पे जाकर के कितना समय ले रहा है, दिस इज नोन एज एडी डिफ्यूजन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू एग्जांपल ईच ऑफ कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर। देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है, जो कि हमारे लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो हमको कैटायन एंड एनायन एक्सचेंजर पूछा गया है। तो कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया होता है, आप जानते हैं कि ऑल दी साइट आर नेगेटिव चार्ज, सो दे ओनली सेपरेट पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि सारे चार्ज, मतलब कहने का क्या है कि जो इसमें सारे साइट्स होंगे वो नेगेटिव चार्ज कंटेन किए होंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट आउट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अट्रैक्शन होता है हमेशा ना अपोजिट साइड में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, और जो न पॉजिटिव की तरफ जाता है ना नेगेटिव की तरफ जाता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर रेजियस H+ है, सिंपल से मतलब है कि यहाँ पे वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। M+, तो सॉलिड M+ और H+ आपका यहाँ पे क्या जाएगा, सिंपल सा एलिमिनेट है। अब जब इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आप पढ़ेंगे तब इस रेजिन एक्सचेंजर के बारे में समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हमको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद एनायन एक्सचेंजर हो गए, एनायन से ऑल दी साइड्स आर पॉजिटिवली चार्ज, सो दे सेपरेट नेगेटिव आयन, मतलब जो होते हैं सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए नेगेटिव आयन को सेपरेट आउट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर QaEC फॉर डेक्स A25, ठीक है ना। रेजिन OH- हो गया, सोल्यूशन A-, तो यहाँ पे क्या सॉलिड A- हो जाएगा, OH- आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बाहर सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, आयन एक्सचेंजर क्रोमेटोग्राफी का ही क्वेश्चन है। अभी जब नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसके विषय में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनलिस्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द एगारकोज एंड पॉलीएक्राइलामाइड जेल। ये कहाँ से क्वेश्चन आया आपका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आया, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वहाँ की जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें किसका, SDS पेज का एंड पॉलीएक्राइलामाइड जेल का हम वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, पहले एगारकोज जेल का एडवांटेज हम समझते हैं।
जो आपकी एगरोज सेल होती है, ठीक है ना, एगरोज जेल होती है, उसको आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला गेट इजिली भी प्रिपेयर्ड एंड एडिशन ऑफ एगर मतलब एगरोज जेल डज नॉट लीड टू डीनेचुरेशन ऑफ द सैंपल। मतलब जो ये एगरोज जेल होते हैं, ये जो हमारा सैंपल होगा, जो एनालाइट होगा, उसको डीनेचुरेट नहीं कर पाएंगी। अब इसका डिसएडवांटेज कुछ है, एगरोज सेल इज प्रेफरेंशियली इन द सेपरेटिंग लार्ज फ्रेगमेंट, इट कैन सेपरेट न्यूक्लिक एसिड बट नॉट स्मॉल प्रोटीन। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होगा उसको तो सेपरेट आउट करेंगे, लेकिन जो आपके स्मॉल प्रोटीन्स होंगे उसको ये सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का माइग्रेशन के द्वारा अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, इन सबको सेपरेट आउट करना, ठीक। उसका पॉलीएक्राइलामाइड क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, दी जेल आर क्रॉस लिंक्ड हैज स्टेबल, मतलब ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं इसलिए स्टेबल होते हैं। डीएनए ऑब्टेन बाय पॉलीएक्राइलामाइड जेल इन द प्योर फॉर्म, कहने का मतलब क्या है कि जो पॉलीएक्राइलामाइड जेल से हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन करते हैं वो हमको प्योर फॉर्म में मिलेगा। गिव शार्प बैंस ड्यू टू ग्रेट रिसॉल्विंग पावर, मतलब इसकी जो रिसॉल्विंग पावर होगी वो अच्छी होगी, इसलिए आपको शार्प मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसका इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट इजिली प्रिपेयर एंड कंज्यूम, मतलब कहने का क्या, इसको आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकता है, एंड कंज्यूम कंसिडरेबल टाइम इन दियर प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर जब करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा समय लेता है। जेल कंपोज ऑफ टॉक्सिक मोनोमर्स, इनके अंदर टॉक्सिक मोनोमर्स भी पाए जाते हैं। तो आपका सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं अपने सेक्शन बी के ऊपर। सेक्शन बी में आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनलिस्ट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर अलॉन्ग विद द लेबल डायग्राम। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो इसका इंस्ट्रूमेंट होता है उसका लेबल डायग्राम पूछा गया है, और साथ में उसकी वर्किंग भी पूछी गई है, ठीक है ना। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सेक्शन बी या सेक्शन सी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अगर उसमें जिस विषय के बारे में देखें, यहाँ पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हाट इज द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे क्या होता है कि आपका जो शुरुआत का लय होता है वो बन जाता है, तो आप आसानी से लिख ले जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे केवल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से लिखना, तो आपको दिमाग दौड़ेगा क्या है। अगर आपने एक बार डेफिनेशन लिख ली तो उसी डेफिनेशन के आधार पे आप आगे का सब कुछ लिखते हुए चले जाएंगे और आपको कोई भी चीज भूलेगी नहीं वहां पे। लेकिन अगर आपने बीच से उठाया किसी भी टॉपिक को तो वहां पर आप भूलते हुए चले जाएंगे। इसीलिए कुछ भी स्टार्ट करना शुरुआत से स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो पहला क्या है, डेफिनेशन लिखनी है। तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो सिंपल सा, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक, एक एनालिटिकल टेक्निक होती है दैट मेजर द अमाउंट ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ ऑफ द यूवी विजुअल लाइट। डिस्क्रीट वेवलेंथ ऑफ द, इसका मतलब क्या है कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब की गई लाइट को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिएट वेवलेंथ ऑफ द यूवी विजिबल लाइट बोलेंगे, डेट आर एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड थ्रू ए सैंपल, जो कि किसी भी सैंपल के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी या ट्रांसमिट कर जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आपको समझाने के लिए रेडिएशन सोर्स दे दीजिए, रेडिएशन सोर्स के बाद इस रेडिएशन सोर्स के द्वारा हमारा रेडिएशन जो होगा वो सैंपल के ऊपर पड़ेगा। अब सैंपल से कुछ लाइट हमारी इंसिडेंट हो जाएगी और कुछ लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये इस कंपाउंड ने, मतलब जो अंदर इसके सैंपल है, जो एनालाइट है, जो मॉलिक्यूल्स है, उतना कितने अमाउंट में उस लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसी को हम किस में देखेंगे, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे। वही आपको डिटेक्ट करके रीड आउट करके आपकी एक रीडिंग दे देता है, ठीक है ना। तो एक बार और फिर से समझ लीजिए कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट मेजर द अमाउंट ऑफ डिस्क्रिएट वेवलेंथ ऑफ द यूवी विजुअल लाइट दैट आर एब्जॉर्ब और ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंपल, जो कि सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है या उसको सैंपल को ट्रांसमिट कर जाती है। रेडिएशन सोर्स से हमने लाइट या रेडिएशन एब्जॉर्ब, मतलब रेडिएशन छोड़ा जो कि सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, जो बच्चा हमारा इंसिडेंट लाइट के रूप में बाहर निकल गया, जिसको बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक। अब जो 100% आपने लाइट यहाँ पे दी, 40% एब्जॉर्ब हो गए, 60% ट्रांसमिट हो गए। तो यहाँ पे आपने 40% दिखा दिया कि 40% लाइट हमारे एनालाइट की तरह या मॉलिक्यूल्स की तरह एब्जॉर्ब कर ली गई। तो उसी के आधार पे आप उसका क्या कर देंगे, मतलब कि अपने मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक आप बता सकेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सैंपल एब्जॉर्ब ओनली 40% ऑफ द टोटल लाइट। अब इसके कंपोनेंट के बारे में, क्योंकि हमसे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंपोनेंट के बारे में पूछा हुआ ना, तो इसके कंपोनेंट के बारे में आपको बताना। यही कंपोनेंट आपको मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन में भी काम आएंगे। इसमें क्या क्या पहले पढ़ जाते हैं, आपको सिंपल से ब्रीफ थोड़ा सा छोटा बता देना है कि रेडिएशन सोर्स होता है,
मोनोक्रोमेटर्स होता है, फिल्टर्स होता है, सैंपल्स होता है, डिटेक्टर होता है, ठीक है ना। रेडिएशन सोर्स में ड्यूटेरियम एक्सचेंज लैंप होता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है, मर्क्यूरी आर्क होता है, ठीक है ना, जीनोन डिस्चार्जिंग लैंप। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा लिख लिया तो जब आगे इसकी हेडिंग बनाकर आप लिखेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं कि मतलब ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, तो आप आसानी से वहाँ पे लिख ले जाएंगे। मोनोक्रोमेटर प्रिज्म एंड ग्रेटिंग दो टाइप के मोनोक्रोमेटर होते हैं। फिल्टर्स आपके एब्जॉर्प्शन फिल्टर है, इंटरफेरेंसेस फिल्टर होंगे। सैंपल्स आपके मेडअप ऑफ द क्वार्टर ऑफ द फ्लूइड सिलिका जेल, और जो आपके डिटेक्टर्स होंगे फोटोवैल्यूज सेल हो जाएंगे या पीएमटी हो जाएंगे, ठीक है ना, ये आपके फोटो ट्यूब्स हो जाएंगे। तो इन सब के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा आपको पहले मतलब जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो कैसे काम करता है इसके ऊपर बता देना है। तो रेडिएशन सोर्स हम पहले छोड़ेंगे, रेडिएशन सोर्स फिल्टर के पास जाएगा, फिल्टर इसको फिल्टर आउट करेगा। उसके बाद मोनोक्रोमेटर जाएगा। मोनोक्रोमेटर क्या होता है कि पॉलीक्रोमेटिक जो बीम ऑफ द लाइट होती है उसको मोनोक्रोमेटिक में चेंज करता है। जब ये मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ द लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सैंपल के ऊपर पड़ेगा। अब इस सैंपल के द्वारा कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया गया ये तो यही रह जाएगा। उसके बाद जो ट्रांसमिट होगी लाइट को उसको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाएगा और एम्पलीफायर के द्वारा उसको हमारे मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा हमको रीड आउट कर दिया जाएगा, मतलब एक रीडिंग दे दी जाएगी, ठीक है ना। तो अब उसी के कंपोनेंट के बारे में हम समझते हैं। तो पहला क्या है, सोर्स ऑफ द रेडिएशन। रेडिएशन सोर्स क्या मतलब कहता है कि जहां से हम लाइट को पास आउट कराएंगे। तो रेडिएशन सोर्स प्रोवाइड लाइट व्हिच एब्जॉर्ब बाय द सैंपल एंड ट्रांसमिटेड, मतलब जो रेडिएशन सोर्स होता है वो प्रोवाइड हमको क्या करता है, लाइट करता है। वही लाइट कौन सी लाइट, जो कि सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और ट्रांसमिट कर दी जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपका हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप हो गया। ये जो बना होता है ग्लास ट्यूब फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस अंडर द हाई प्रेशर, मतलब इसके अंदर जो हमारा ग्लास होता है, मतलब जो हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है इसके अंदर हमारी हाइड्रोजन गैस भरी होती है और हाई प्रेशर के मतलब अंडर दी हाई प्रेशर। जैसे आपका सिंपल सा जैसे आप बल्ब वगैरह देखते हैं तो उसमें आपकी हाइड्रोजन गैस वगैरह रहती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हाई प्रेशर में हमारी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर जलने लगती है और वही हमको रेडिएशन सोर्स एज अ रेडिएशन प्राप्त करती है, लाइट हमको देती है। अब दूसरा हमारा क्या है, ड्यूटेरियम एक्सचेंज लैंप हो गया, ठीक है ना। अब इसके बारे में आप लगते हैं कि ड्यूटेरियम डिस्चार्ज, तो यहाँ पर जो हमारी गैस होगी वो ड्यूटेरियम गैस होगी विद अंडर दी हाई प्रेशर। मरकरी आर्क मतलब जो इसके अंदर का जो जैसे यहाँ पर टंगस्टन होता है उसी प्रकार से यहाँ पर मरकरी की आर्क पाई जाएगी। जिनॉन डिस्चार्ज लैंप हो गया, ठीक है ना। तो जिनॉन डिस्चार्ज लैंप इसके अंदर जो गैस पाई जाएगी वो जिनॉन पाई जाएगी जो कि अक्रिय गैस होती है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपको एक एक करके आप डिफाइन भी कर सकते हैं या आप एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो क्या चाहिए, तो इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट शुड बी इमिट कंटिन्यूअस रेडिएशन, मतलब कहना क्या क्या है कि इसकी जो इंसिडेंट लाइट होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए, इसकी इंटेंसिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो इसका इमिशन होता है, मतलब इमिशन का मतलब कंटिन्यूअस इमिशन होना चाहिए, मतलब इमिशन का आप सिंपल से मतलब खपत जिसको बोलते हैं खपत, मतलब हमको ये देती रहे, ठीक है ना। इमिशन कंटिन्यूअस रेडिएशन एंड फ्री फ्रॉम एनी फ्लक्चुएशन, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का आपको फ्लक्चुएशन देखने को ना मिले। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट होता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट द पॉलीक्रोमेटिक लाइट इनटू द मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ द लाइट। देखिए पॉलीक्रोमेटिक, पॉली का मतलब कई सारे कलर, क्रोम का मतलब कलर और लाइट का मतलब बहुत सारी कलर की जो लाइट होती है उसको सिंगल कलर की लाइट में चेंज कर देना। दिस इज द वर्क ऑफ मोनोक्रोमेटर। इसे देखिए आपने क्या किया, रेडिएशन सोर्स लिया, रेडिएशन सोर्स से जब हमको जलाया, मतलब हमने किसी भी लाइट को जलाई तो वहाँ से हमको मतलब कई सारे मतलब टाइप की हमको लाइट देखने को मिली, मतलब पॉलीक्रोमेटिक लाइट देखने को मिली। अब जब ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट मोनोक्रोमेटर से पास हुई तो ये हमारे जो पास होने के बाद जो लाइट मिली वो आपको केवल मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की आपको प्राप्त हुई, मतलब एक लय में, एक बद्ध में, एक तुक में सिंगल लाइट हमको वहाँ से प्राप्त हुई। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर किसके बना होता है, ग्लास का बना होता है, क्वार्टज का बना होता है एंड फ्लूइड सिलिका जेल का बना होता है। दूसरा होता है ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर, ये भी हमारे ग्लास के बने होते हैं, क्वार्टज के बने होते हैं और एल्किल हाइड्राइड लाइक पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, इन सब के ये बने होते हैं। तीसरा चीज जो आपका कंपोनेंट में आता है वो क्या आता है, फिल्टर्स आते हैं। तो फिल्टर इज अ डिवाइस दैट अलाउ ओनली लाइट टू ऑफ रिक्वायर्ड वेवलेंथ टू पास थ्रू एंड एब्जॉर्ब द अनवांटेड रेडिएशन। देखिए आप फिल्टर का सिंपल सा मतलब समझिए, आप अपने कैमरा में फिल्टर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि आपको जिस प्रकार की फोटो चाहिए, गोरी चाहिए, काली चाहिए, टेढ़ी चाहिए, मोटी चाहिए, लई लिपस्टिक वाली चाहिए या किसी भी प्रकार की चाहिए, ठीक है ना, आपको फिल्टर वाली फोटो चाहिए तो क्यों आपने यूज किया कि आपको एक रिक्वायर्ड साइज में आपको चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उस साइज में आपकी फोटो चाहिए। गोरा चाहिए तो आपने गोरे वाले फिल्टर लगा दिया, आपको थोड़ा ब्राइटनेस पीछे ज़्यादा चाहिए, ब्लर चाहिए तो आपने ब्लर वाला लगा दिया। तो उसी प्रकार से फिल्टर का यहाँ पे यूज किया जाता है कि जो आपको जो ओनली रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड लाइट, मतलब जिस जिस वेवलेंथ में हमको जरूरत हो उसी वेवलेंथ की लाइट हमको मिले, टू पास थ्रू एंड एब्जॉर्ब द अनवांटेड रेडिएशन, और जो भी अनवांटेड रेडिएशन है, जैसे मैंने सिंपल सा, जैसे मेरा फेस ब्लैक है, मैंने गोरा होना है, मैंने सिंपल सा कैमरे का फिल्टर का यूज किया और मैं गोरा हो गया, तो उसके पीछे क्या, गोरा होने के पीछे कि जो मेरा ब्लैक कलर है उसको उसने क्या किया, अनवांटेड था वो, मतलब मुझे नहीं चाहिए था, उसने उसको कवर करके मुझे गोरा कर दिया। उसी प्रकार जो अनवांटेड रेडिएशन होगा उसको वो कवर कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो आपको रिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो लाइट होगी वही आपको देगा। एग्जाम्पल के तौर पर एब्जॉर्प्शन फिल्टर एंड इंटरफेरेंसेस फिल्टर हो गया। उसके बाद जो फोर्थ कंपोनेंट होगा आपका सैंपल सेल होता है, आल्सो नोन एज क्यूबिट्स के नाम पे जाने जाते हैं, एंड सैंपल होल्डर के नाम से भी जाना जाता है। सैंपल होल्डर का मतलब क्या जाएगा कि ये जो हमारे सैंपल हो गए, एनालाइट हो गए, मॉलिक्यूल्स होंगे, सब्सटेंस होगा, जिसको कि हमको एनालिसिस करनी है उसको होल्ड करके रखेंगे, मतलब इसमें रखा जाएगा। इट इज मेड अप ऑफ क्वार्टर या ग्लास का बना होता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शुड बी केमिकली इनर्ट, मतलब केमिकली इनर्ट होना चाहिए। मस्ट ट्रांसमिट लाइट ऑफ द रिक्वायर्ड वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ, इसका मतलब क्या है कि जो हमको रिक्वायर्ड, मतलब जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ की जो हमको लाइट चाहिए होगी उसको ट्रांसमिट कर सके, एंड शुड हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, और इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसमें क्या आता है, डिटेक्टर्स आते हैं। डिटेक्टर्स आर द डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए डिटेक्टर का काम ही क्या होता है कि वो जो हमारी लाइट एनर्जी, क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिट होकर जो लाइट हमको मिलती है वो तो लाइट ही तो मिलेगी, अब उस कितनी अमाउंट में लाइट बची, ठीक है ना, लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिससे कि आपको वहां पे गिनतियों में दिखाई पड़े 1 2 या डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाए, व्हिच डिस्प्ले ऑन द रीड आउट डिवाइस, जो कि आपको रीड आउट डिवाइस पे आपको देखने को मिलेगा। अब एग्जांपल के तौर पे आपका फोटो ट्यूब हो गया, फोटो मल्टीपल पीएमटी हो गया, फोटो वैल्यूरिक सेल हो गया, सिलिकॉन फोटो ट्यूब हो गया, प्लानर डिफ्यूजन सिलिकॉन फोटो डायोड हो गया, तो ये सब आपके क्या है, डिटेक्टर्स के टाइप है। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन और पूछा था, यहाँ पे डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वर्किंग के बारे में इसने पूछा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि ये अक्सर काम कैसे करता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है कि रेडिएशन सोर्स, देखिए अगर सिंगल बीम पूछता है तो आपको वहाँ पे मिरर और जो सैंपल होगा और जो आपका डिटेक्टर होगा वो सिंगल हो जाएगा। अगर डबल बीम पूछता है तो वहाँ पर आपका मिरर 2 हो जाएगा, सैंपल ट्यूब 2 हो जाएगी, एक में रेफरेंस होगा, एक में सैंपल होगा, और डिटेक्टर्स भी आपको 2 होगा। बाकी एम्पलीफायर, रीड आउट, मोनोक्रोमीटर, ये सब आपके क्या हो गए, सिंगल होंगे, ठीक है ना। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, रेडिएशन सोर्स, मतलब जहाँ से आपको रेडिएशन या लाइट दी गई। मोनोक्रोमीटर क्या करेगा, उसको जो पॉलीक्रोमेटिक बीम ऑफ द लाइट होगा उसको मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ द लाइट में कन्वर्ट करेगा। चॉपर क्या करेगा कि जो कंटिन्यूस रेडिएशन दे रहा है उसको कट आउट करेगा। अब ये चॉपर कट आउट, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 मिरर लगा हुआ ना, तो 2 सैंपल है, तो जब चॉपर अगर सिंपल मतलब लाइट देगा तो हमारे मतलब मान लीजिए कि सिंपल सा अगर यहाँ में जो चॉपर लगा हुआ है, अगर चॉपर ना लगा होता तो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो तो मोनोक्रोमेटिक एक ही लाइन में थी ना, तो हमको यहाँ पे 2 चाहिए थे कि 2 मिरर है और 2 हमारे मतलब ट्यूब्स हैं, क्यूबेट्स हैं, एक में रेफरेंस एक में सैंपल है, तो यहाँ पे इसलिए चॉपर का यूज करेंगे। ये चॉपर क्या करेंगे, पंखे की तरह चलते रहेंगे, काटते रहेंगे, और जो ये लाइट होगी इसको क्या कर देंगे, काट के सीधा एक इस मिरर में फेंकेगा, एक इस मिरर में फेंकेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी टार्च हम जलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे पानी, मान लीजिए कि पानी है, अब पानी ऐसे बह रहा है, पानी मतलब एक लाइन में से बह रहा है, अब बीच में हमने कोई ऐसा पार्टीशन मार दिया तो थोड़ा पानी इधर चला जाएगा, थोड़ा पानी इधर चला जाएगा। उसी प्रकार से जो लाइट है, चॉपर हमने लगा दिया तो लाइट, कुछ लाइट मिरर इस साइड में चलेगी, कुछ लाइट इस मिरर के साइड में चली जाएगी। अब ये जो लाइट होगी मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होकर के सैंपल ट्यूब पे गिरेगी, और सैंपल ट्यूब के बाद ये डिटेक्टर्स पे आएगी। उसी प्रकार से रेफरेंस ट्यूब होगी या रेफरेंस सैंपल होगी, यहाँ पे गिरेगी और यहाँ पे डिटेक्टर्स में आएगी। अब ये दोनों डिटेक्टर्स का जो रीड आउट होगा वो एम्पलीफायर में जाएगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको रीड आउट करेगा, और जो भी आपकी रीडिंग होगी वो वहाँ पर आपको दे देगा, ठीक है। तो जो भी डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होगा, अलाउ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस बीम रेस्पेक्टिवली, मतलब दोनों सैंपल का जो रेफरेंस बीम होगा दोनों को वो रेस्पेक्टिवली क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी को, उसके रेशियो को मेजरमेंट करेगा। अब इसकी हम वर्किंग, क्योंकि इसने वर्किंग भी पूछा है तो वर्किंग तो मैंने आपको वहाँ कंस्ट्रक्शन में बता दी, लेकिन आपको कैसे लिखना है इसके बारे में देखते हैं। तो इन डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रेडिएशन फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स आज अलाउड टू पास फ्रॉम द एंट्रेंस स्लिट इनटू द मोनोक्रोमीटर। हमने अभी आपको जस्ट बताया कि जो रेडिएशन सोर्स होगा वहाँ से रेडिएशन या लाइट हमारी जाएगी और मोनोक्रोमीटर पे पड़ेगी, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज, जो मोनोक्रोमीटर होगा वो सेलेक्ट करेगा रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट को, मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट आपको चाहिए होगी वो मोनोक्रोमीटर सेलेक्ट करेगा, देन पास करेगा थ्रू द एग्जिट स्लिट, और एग्जिट स्लिट वो पास कर देगा। लाइट रिसीव बाय द रैपिडली रोटेटिंग चॉपर, मतलब जो लाइट होगी जो रोटेटिंग चॉपर होगा जिससे कि लाइट कटेगी उसको वो रैपिडली रोटेट करता है उसके पास जाएगी, एंड चॉपर स्प्लिट द लाइट 2 बीम्स ऑफ द मिरर इन द इक्वल अमाउंट, और जो चॉपर होगा आपका वो जो लाइट होगी उसको 2 भाग में कन्वर्ट कर देगा और इक्वल अमाउंट में आपको दोनों मिरर पे ये क्या करेगा, सिंपल सा पास्ड करेगा। वंस बीम
पास थ्रू द सैंपल एंड अदर रेफरेंस सेल, मतलब जो आपकी एक मिरर की जो बीम होगी, लाइट होगी, वो एक सैंपल मतलब सैंपल सेल से पास करेगा और जो दूसरी होगी वो रेफरेंस सेल से पास आउट करेगा। एंड द बीम रीच टू द डिटेक्टर, उसके बाद जो बीम्स होगी आपके डिटेक्टर के पास जाएगी एंड प्रोड्यूस पल्सिंग और पल्सेटिंग करंट। उसके बाद जो पल्सिंग या पल्सेटिंग करंट को मतलब करेंगी और जो हमारे डिटेक्टर्स होंगे, ठीक है ना, वो कंसीडर टू एन एम्पलीफायर एंड रीड आउट द डिवाइस, वो कंसीडर करेंगे मतलब क्या करेंगे, जो आपकी पल्सिंग करंट होंगे उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो रीड आउट डिवाइस में हमको दे देंगे, व्हिच गिव द फाइनल एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेड ऑफ द लाइट, जो हमको फाइनल बता देगा कि कितनी लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो गई है और कितनी लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई, क्योंकि हमको इसी प्रकार से पता चलेगा कि कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है, उसको उससे माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आपका एब्जॉर्बेंस हुई है कितनी लाइट की और कितनी लाइट की यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इसका एडवांटेज क्या है, रैपिड स्कैनिंग ओवर वाइड वेवलेंथ रीजन, मतलब जो वाइड वेवलेंथ रीजन उसको हम रैपिड स्क्रीनिंग कर सकता है, मिनिमाइज द फ्लक्चुएशन, जो फ्लक्चुएशन उसको भी मिनिमाइज करेगा, एंड डज नॉट रिक्वायर एडजस्टमेंट फॉर द ट्रांसमिटेंस, मतलब इसमें किसी प्रकार की एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव, पहले बात महंगा होगा। दूसरा चीज क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टाइट्रेशन लाइक टोटल हार्डनेस ऑफ द वाटर, मतलब वाटर की कितनी हार्डनेस है इसको चेक करने के लिए, सल्फेट जो ग्रुप होता है उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए, उसके बाद मेटल एंड फंक्शनल ग्रुप के डिटर्मिनेशन करने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्योरिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में इनका यूज किया जाता है। तो ये था आपका टोटल पहला क्वेश्चन। उसके बाद जो इसके आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेक्शन बी में जो दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्लेम फोटोमेट्री, मतलब जो फ्लेम फोटोमेट्री है उसका प्रिंसिपल, उसका इंस्ट्रूमेंटेशन और उसका एप्लीकेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले अगर हम फ्लेम फोटोमेट्री के बारे में बात करें तो सिंपल सा हमको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने अपने बचपन में गाँव के रहने होने वाले होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक ढिबरी टाइप की लाइट जलती थी, जहाँ पे क्या होता है, एक बॉटल होती थी, बॉटल के अंदर मिट्टी का तेल रख देते थे तो एक बत्ती डाल देते थे, बत्ती डालने के बाद क्या होता था कि ऊपर हम आग लगा देते तो वो जलती रहती थी। तो अंदर किसी भी प्रकार का मटेरियल या मेटल्स उपस्थित होता था तो वहाँ पर हमको कलरफुल लाइट देखने को मिलती थी। इसी प्रकार से एक फ्लेम फोटोमेट्री की जब जो डेड बॉडी होती है वो जलती है तो वहाँ पर आपको ग्रीन कलर की लाइट देखने को मिलती है। वो जो हमारे बॉडी के अंदर के जो मेटल्स होते हैं वो जलते हैं तभी हमको वो देखने को मिलती है। तो उसी को बेस मानते हुए हम अपनी फ्लेम फोटोमेट्री को समझेंगे। तो फ्लेम फोटोमेट्री बेस्ड ऑन द इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब यहाँ पे केवल लाइट का इमिशन होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। व्हिच डील्स विद द डिटेक्शन ऑफ मेटल बिलोंगिंग टू द ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड ए ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब बात आती है ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड ए मेटल कौन कौन से, तो ऐसे मेटल पीरियोडिक टेबल में जो कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं उनको ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर रखा जाता है, और ऐसे मेटल जिनके ग्रुप सेकंड ए होते हैं जहाँ पर डबल मतलब प्लस निशान या पॉजिटिव आयन कंटेन करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सिंगल करता है तो फर्स्ट के अंदर आ गए। सेकंड मैग्नीशियम हो गया, हो कैल्शियम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं आपके मतलब सेकंड ग्रुप के मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज दीज एलिमेंट पोजेसेस लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड गेट इजिली एक्साइटेड, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं ये एलिमेंट होते हैं वो लो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब पोजेसेस के होते हैं, जिसकी वजह से ये इजिली एक्साइटमेंट में चले जाते हैं और आपको डिटेक्शन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है ना। अभी मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ, आपके घर में चूना का कभी इस्तेमाल हुआ होगा, कोई तम्बाकू खाता है, पान खाता है तो चूना आपने देखा होगा। अब चूने को आप क्या कीजिए, माचिस लगा के जला दीजिए तो वहाँ पर आपको जो चूने का कलर देखने को मिलेगा वो कलरफुल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी कलर को डिटेक्ट करने के फ्लेम फोटोमेट्री के द्वारा उसके आधार पर हम बताएंगे कि जो हमारा मेटल्स है, जो एनालाइट है, जो मेटल्स है वो कौन सा है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैटायंस क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। इसके विषय में हम इसी फ्लेम फोटोमेट्री के अंदर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात अब आता है प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेम फोटोमेट्री, मतलब जो फ्लेम फोटोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है। तो सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट, जो मेटल होगा उसका हम पहले सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, स्प्रेड इनटू द हॉट फ्लेम, मतलब उसको हॉट फ्लेम में स्प्रे करेंगे, जिसकी वजह से उसके जो एटम्स होंगे एक्साइटेशन में चले जाएंगे। एक्साइटेशन में जाने के बाद वो रेडिएशन को इमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। तो जो हमको एमिट होगी रेडिएशन मिलेगा, जो विजिबल लाइट होगी जो हमको दिखाई देगा, ठीक है ना, उस कलर को हम डिटेक्ट कर लेंगे और पता कर लेंगे कि ये कौन सा मेटल है। तो यूजुअली द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम गेट स्टार्टेड इन द फ्लेम एंड रीच हाई एन एनर्जी लेवल। तो सिंपल सा बात करने के कि कोई भी आपका मेटल्स है जो उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही तो जलेगा,
ठीक है ना। जब वो जलेगा तो किस प्रकार से जलेगा, लाल जलेगा, काला जलेगा, पीला जलेगा, नीला जलेगा, किस प्रकार से जलेगा वो आपको वहाँ पे कलर को देखने को मिलेगा। तो उसी कलर के आधार पे आप डिटेक्ट कर लेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मेटल है, कौन सा एनालाइट है या नहीं है, ठीक है ना। The excitation of electron is short-lived and they return to ground state by giving out the absorbed energy in the form of the light। इसका मतलब कहने का क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है वो बहुत ही कम समय के लिए आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब तुरंत आएगा और वो तुरंत चला जाएगा, ठीक है ना, अपने ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। क्योंकि जैसे वहाँ पर लाइट, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको भी जस्ट बताया था कि वो पर ग्राउंड स्टेट एक्साइटेशन स्टेट क्या होती है। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कोई ग्राउंड स्टेट पे कोई मॉलिक्यूल्स है, अब इसके ऊपर हमने मान लीजिए कि कुछ एनर्जी हमने दी, मतलब मान लीजिए कि लाइट एब्जॉर्ब करा, तो ये क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये अपने एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश तो करेगा। तो उसी को बोलेंगे कि जब एक्साइटेड से अपने ग्राउंड स्टेट से मतलब जो अपने एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये शॉर्ट लिव के मतलब थोड़े समय के लिए जाएगा और वहाँ पे जलकर आपको कलर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वो फिर से क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा, ठीक है ना। स्टेट बाय गिविंग आउट द एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द लाइट। द इमिशन ऑफ रेडिएशन इज एग्जामाइंड व्हिच हेल्प इन एनालाइजिंग द मेटल्स। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका क्या होगा, बर्नर होगा, मिरर होगा, स्लिट्स होंगे, मोनोक्रोमेटर होंगे, फिल्टर होंगे, डिटेक्टर्स होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, सिंपल सा फ्लेम फोटोमेट्री का एक डायग्राम है जिसके माध्यम से आप पूरा का पूरा फ्लेम फोटोमेट्री समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, मान लीजिए कि एक बॉटल है, एक ग्लास जार है, यहाँ पर हमारा क्या हो रखा हुआ है, सैंपल लगा हुआ है, ठीक है ना, सैंपल रखा हुआ है। और यहाँ पर हमारी क्या है, कंप्रेस्ड एयर गैस है, और ये हमारी क्या है, कंप्रेस्ड फ्यूल है। ये फ्यूल क्या करेगा, यहाँ पे जो मतलब जैसे आपका मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल क्या यूज करते हैं, उसको जलाने के लिए। तो मान लीजिए कि फ्यूल है, फ्यूल क्या काम क्या है, इसको बर्न कराने के लिए, मतलब जलाने के लिए, लाइट देने के लिए। यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर गैस है उसका क्या काम है कि जो यहाँ पर सैंपल है, जब यहाँ पर आप कंप्रेस्ड गैस एयर डालेंगे तभी तो सैंपल उठकर ऊपर जाएगा, और जब ये सैंपल ऊपर उठ के जाएगा तभी तो डिटेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैंपल है, सैंपल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एटोमाइजर्स लगे। एटोमाइजर्स क्या होता है कि जो छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं, मतलब बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारी कंप्रेस्ड एयर गैस यहाँ से मतलब सक्शन करेगी तो ये जो मतलब हमारे सैंपल होंगे ये ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे हमारे एटोमाइजर लगेंगे। एटोमाइजर क्या करेंगे कि जो भी लार्ज पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे टुकड़े में उसको काट देंगे, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी फ्यूल होगी ये सप्लाई होती रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जलता रहेगा। अब फर्दर ये हमारा जो फ्यूल होगा, जो सैंपल होगा, दोनों आपस में यहाँ पर जाकर के मिक्सड आउट होंगे, और जब दोनों मिक्सड आउट होंगे तो यहाँ पर ये जल रहा है, तो यहाँ पर जब जलेगा तो यहाँ पर आपका पहले तो फ्यूल जलेगा, उसका फ्यूल के साथ साथ में तुम्हारा जो सैंपल में जो मेटल्स होंगे वो भी तो यहाँ पे जलने लगेगा। अब यहाँ पे जो मेटल्स का कलर होगा, लाइट होगी, वो दूसरी होगी एज कम्पेयर टू फ्यूल। मतलब अगर फ्यूल की जो लाइट है, जो जल रहा है वो नीले कलर का, मतलब गैस है जो गैस में नीले कलर का जल रहा है, और कभी कभी आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे पीले कलर का जलने लगता है, ठीक है ना, वो सोडियम की वजह से होता है, ठीक। तो वहाँ पे मान लीजिए कि सोडियम हो गया। अब वो सोडियम क्या करेगा, सोडियम का जो कलर रहेगा वो पीला हो जाएगा। अब उस पीले कलर को क्या करेंगे, हम सिंपल सा लेंस के ऊपर लेकर के फर्दर उसकी क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आया कि जो फ्यूल होगा और जो आपका मॉलिक्यूल्स होगा, एनालाइट होगा, वो क्या करेंगे, आपस में मिक्स होंगे, यहाँ पे बर्न होंगे, तो वहाँ पर आपको एक खास प्रकार की लाइट देखने को मिलेगी जो कि लेंस पे पड़ेगी। लेंस पे पड़ने के बाद वो स्लाइड पे जाएगी, स्लाइड के बाद वो फिल्टर होगी, फिल्टर के बाद वो मोनोक्रोमेटर में जाएगी, जिसका काम क्या होता है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देगा। और डिटेक्टर्स लगेंगे, डिटेक्टर डिटेक्ट करके उसको एम्पलीफाई करके आपको रीड आउट वहाँ पर एक डिस्प्ले दे देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, फ्लेम फोटोमेट्री का सिंपल सा बेसिक सा प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन है, ठीक। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, पहला क्या है, बर्नर। तो बर्नर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्लेम फोटोमेट्री, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द फ्लेम। मतलब जो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है उसी को तो बर्नर कहेंगे। भाई बर्नर का काम क्या है कि आग लगाना, मतलब आग उस प्रकार से दो लोगों के बीच में आग लगाने वाला नहीं, जिससे कि आपको क्या फ्लेम मिल सके, ठीक है ना। तो जो बर्नर होता है इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब तक आपको फ्लेम मिलेगी नहीं तब तक आप फ्लेम फोटोमेट्री कर नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे इसमें गैस का भी यूज किया जाता है, ठीक। हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द फ्लेम, जो कि मतलब जो फ्लेम होता है उसको प्रोड्यूस करता है। अब टाइप्स ऑफ द बर्नर, मतलब कितने टाइप के बर्नर यहाँ पे यूज किए जाते हैं। पहला आता है मेकर बर्नर। इट यूटिलाइज नेचुरल गैस एज अ फ्यूल अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन ऑक्सीडेंट। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पर हम नेचुरल गैस एज अ फ्यूल यूज करते हैं और जो हमारे ऑक्सीजन को एज अ ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, ठीक है ना। इट प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर एंड हैज एक्साइटेड एनर्जी यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एल्कलाई। कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है एंड इसीलिए ये एक्साइटेशन एनर्जी भी कॉज करते है उसके पास रहती है, इसलिए इसको एल्कलाई के डिटर्मिनेशन में इसका यूज किया जाता है। दूसरा था टोटल कंजप्शन बर्नर। इट यूटिलाइज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। मतलब कहने के एज अ फ्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज किया जाता है अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीडेंट टू प्रोड्यूस अ हॉट फ्लेम। मतलब हॉट फ्लेम यहाँ पे प्रोड्यूस कराने के लिए, ठीक। उसके बाद प्रीमिक्स बर्नर।
या लैमिनर एयर फ्लो बर्नर, द लिक्विड सैंपल एज एस्पायरेटेड विद एयर एंड देन मिक्सड विद द फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट बिफोर रीचिंग द फ्लेम। बस वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। उसके बाद आपका लैंडेड ग्राफ बर्नर आता है, द सैंपल यूज इन दिस बर्नर शुड बी लिक्विड इन फॉर्म व्हिच एस्पायरेटेड इनटू द स्प्रे चैम्बर। वही मतलब कहने का क्या है कि जो इसमें सैंपल होना चाहिए वो लिक्विड होना चाहिए, ठीक। उसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है आपका मिरर होता है, ठीक है ना। मिरर का काम क्या करता है कि रिफ्लेक्शन करना। तो कॉनकेव मिरर यहाँ पे हम यूज करते हैं एट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, विच रिफ्लेक्ट द रेडिएशन बैक टू द एंट्रेंस स्लिट ऑफ द मोनोक्रोमेटर, जो कि मोनोक्रोमेटर पे जो आपके एंट्रेंस स्लिट होगी वहां पे उस लाइट को रेडिएशन को बैक आउट करेगा। तो हाउस होल्ड मिरर आर नॉट यूज, मतलब जो हम घर में यूज करते हैं उसको यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसके पीछे हमारी कोटिंग हुई रहती है, इसलिए उसका यूज नहीं करते हैं। बट दे आर मेड अप ऑफ सपोर्ट मटेरियल सच एज ग्लास और क्वार्टर। सपोर्ट मटेरियल आल्सो एब्जॉर्ब रेडिएशन, जिससे कि लॉस ऑफ द सिग्नल भी आपका हो सकता है। तो जो सपोर्ट मटेरियल होता है, ठीक है ना, वो आपको मतलब जो सिग्नल होता है उसको भी लॉस करवा सकता है, इसलिए इसका यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। उसका थर्ड कंपोनेंट में स्लिट यूज किया जाता है। जो स्लिट होता है वो दो टाइप के दो होंगे, एक होगा एंट्रेंस स्लिट और दूसरा होगा एग्जिट स्लिट। एंट्रेंस स्लिट क्या होंगे, जो कि आपके मोनोक्रोमेटर से पहले लगे होंगे। एग्जिट स्लिट क्या होगा, जो कि मोनोक्रोमेटर के बाद लगे होंगे, ठीक है ना। तो एंट्रेंस स्लिट क्या करेंगे, इट अलाउ ओनली फ्लेम इमिटेड रेडिएशन हुए सराउंडेड रेडिएशन कट आउट ऑफ, मतलब कहने का कि जो सराउंडेड रेडिएशन होंगे उसको आउट कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, और केवल आपको जो फ्लेम होगा उसी को रेडिएशन करके आगे की तरफ लेके जाएंगे। और जो हमारा एग्जिट स्लिट होगा, अलाउ ओनली सेलेक्टेड वेवलेंथ फ्रॉम द डिजायर्ड एलिमेंट टू पास दे मेड टू फॉल ऑन द डिटेक्टर। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे गिरने लगेंगे, डिटेक्टर के ऊपर जाकर के मतलब गिरेंगे, जिससे कि आपको वहाँ पे डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद आपका फोर्थ यहाँ पे कंपोनेंट होगा मोनोक्रोमेटर। तो मोनोक्रोमेटर आप जानते हैं कि ऐसे monochromatic a device which convert a polychromatic beam of the light into the monochromatic beam of the light. These are two types, prism monochromator and grating monochromator. Prism monochromator is made up of the quarters, hence it is a transparent in the nature. और जो grating होंगे वो are ruling present on the material like glass and quarters. These help in converting polychromatic radiation into the monochromatic radiation, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि ये जो सिंपल सी जो polychromatic radiation होगा उसको चेंज कर देगा monochromatic radiation में। उसके बाद इसका जो फिफ्थ कंपोनेंट होगा, इन सम केजेस फिल्टर आर यूज इन द प्लेस ऑफ स्लिट एंड मोनोक्रोमेटर। मतलब जो फिल्टर होता है उसको हम स्लिट एंड मोनोक्रोमेटर की जगह यूज करते हैं। फिल्टर अलाउ ओनली नैरो स्पेक्ट्रल रेंज टू द पास रॉक देम, मतलब जो फिल्टर होता है वो केवल नैरो स्पेक्ट्रल रेंज, मतलब कहने का कि नैरो का क्या मतलब होता है कि लिमिटेड, और एक्सटेंडेड का मतलब होता है कि अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो नैरो स्पेक्ट्रल रेंज की को ही ये पास आउट करेंगे। एंड दे आर प्लेस्ड बिटवीन द फ्लेम एंड द डिटेक्टर, और ये फ्लेम और डिटेक्टर के बीच में प्लेस्ड आउट होते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन फिल्टर होता है, एक इंटरफेरेंसेस फिल्टर होता है। तो जो एब्जॉर्प्शन फिल्टर होता है वो मेड ऑफ द डाइजिलेटिन, मतलब जो डाइजिलेटिन के बने होते हैं, और जो इंटरफेरेंसेस फिल्टर इट कंप्राइज ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक स्पेशल फिल्म मेड अप ऑफ CaF2 MgF2 एंड SiO का ये हमारा मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके फिल्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा आता है इसमें, डिटेक्टर्स। तो डिटेक्टर्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि डिटेक्टर्स हेल्प इन द मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम द सोर्स, मतलब जिस भी सोर्स से उसके ऊपर गिरेंगे उसको ये डिटेक्ट आउट करेंगे। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इसका मतलब PMT डिटेक्टर जो होगा, यूजली इसका यूज किया जाता है किसमें, फ्लेम फोटोमेट्री में। अब इसका एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं कि क्या है इसका एप्लीकेशन। तो क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन, डिटेक्टिंग द एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप फर्स्ट A एंड सेकंड A, मेनली बेरियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लिथियम हो गया एंड सोडियम हो गया। एनालिसिस ऑफ द मल्टी एलिमेंट, मतलब मल्टी एलिमेंट को एनालिसिस करने में। डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड, जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स जैसे आयरन वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जाते हैं, तो इनके भी एनालिसिस करने में कि किसकी अधिक। एंड यूज इन डिटेक्टिंग नॉन मेटल्स लाइक द हैलाइड्स एंड यूज इन डिटरमाइनिंग द बोरॉन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब जो कि बोरॉन है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना परमाणु में प्रेजेंट है, इनका डिटेक्शन करने के लिए हम सिंपल सा फ्लेम फोटोमेट्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेक्शन बी का सेकंड नंबर क्वेश्चन होता है इंड। क्वेश्चन नंबर 3 आता है सेक्शन बी में, डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द HPLC, मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का आपको यहाँ पे प्रिंसिपल बताना है और साथ ही साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन भी बताना है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम जानते हैं कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो सिंपल सा क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ द कलर, मतलब कहने का क्या है कि सेपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज अ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक
इन विच सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर, मतलब मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में हम सिंपल सा एक इंडिविजुअल कंपाउंड का हम सेपरेशन करेंगे, इज अचीव्ड बाय पंपिंग द मोबाइल फेज एट अ हाई प्रेशर, मतलब जो आपका जो मोबाइल फेज होगा उसको हम पंप आउट करेंगे, मतलब रन कराएंगे एट अ हाई प्रेशर थ्रू ए सुटेबली मॉडिफाइड कॉलम। कॉलम क्या हो जाएगा, सिंपल सा वही जो आपका एक मतलब बीकर टाइप का होगा जो कॉलम होगा, जिसके अंदर आपका स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज होगा, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्वालिफाइंग एंड प्यूरिफाइंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ फ्रॉम द मिक्सचर। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जो HPLC होता है ये एक प्रकार का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता है, जिसमें हम जो मोबाइल फेज होता है उसको हाई प्रेशर में पंप करते हैं इनसाइड द कॉलम, किसके पर्पज के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए एंड प्यूरिफिकेशन के लिए किसी भी इंडिविजुअल कंपाउंड का फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड से, ठीक है ना। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ HPLC इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन एज वेल एज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेज। इफ द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड, अगर स्टेशनरी फेज आप सॉलिड यूज करते हैं तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होगा वो एब्जॉर्प्शन पे बेस करेगा, अगर आप स्टेशनरी फेज लिक्विड यूज करते हैं तो जो इसका प्रिंसिपल होगा वो क्रोमेटोग्राफी मतलब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के ऊपर ये बेस आउट करेगा, ठीक है ना। तो अब समझ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है और पार्टीशन कोफिशिएंट या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी आप कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट लिख गया, ठीक। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी द सेपरेशन डिपेंड अपॉन द रिलेटिव एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज, मतलब जिसके प्रति उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी उसके तरफ वो ज़्यादा मूव आउट करेगा, इसकी वजह से आपको यहाँ पे सेपरेशन आप देखने को मिलेगा। सॉलिड मॉलिक्यूल हैविंग ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज टेक लॉन्गर टाइम टू गेट इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम, मतलब कहने का क्या है कि जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो तुरंत जाकर के उसके साथ मिल जाएगा, जिसकी एफिनिटी कम होगी वो तुरंत जाकर के नहीं मिलेगा। तो जो जल्दी से मिल जाएगा उसको आप अलग कर देंगे, जो बाद में मिलेगा उसको भी आप अलग कर पाएंगे। वाइल दोज हैविंग लेस एफिनिटी इल्यूट फास्टर, जिसके पास एफिनिटी नहीं होगी वो जल्दी से इल्यूट आउट हो जाएगा, और जब वो इल्यूट आउट हो जाएगा तो सिंपल सा उसका डिटेक्शन करना उतना ही आसान होगा। उसका जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दीज फॉर्म ऑफ द क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द थिन फिल्म फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सपोर्ट बाय अ लिक्विड स्टेशनरी फेज। अब मेन चीज आती है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द HPLC, मतलब जो HPLC होता है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ मैं आपको रफली बता रहा हूँ, आपको वहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से डायग्राम बनाओ, क्योंकि मेरा डायग्राम बनाने का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं बना पाता हूँ, लेकिन जो भी है आपके सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2 डेसिकर यूज करेंगे, मतलब सॉल्वेंट रिजर्वेयर होगा, यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो यहाँ पर हमारा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे क्या लगेगा, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगेगा, इस वैक्यूम पंप के माध्यम से जो रिजर्वेयर होंगे वो इनसाइड द डेसिकर में जाएगा। अब डेसिकर में दोनों के जाने के बाद ये अलग सैंपल होगा, ये अलग सैंपल होगा, ये दोनों आपस में मिक्सिंग वेजल्स, मतलब मिक्सिंग वेजल के अंदर जाएंगे और दोनों जो सैंपल होंगे सॉल्वेंट होंगे दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे। मान लीजिए कि आप जब स्टेशनरी फेज बनाते हैं, मतलब जब आप मोबाइल फेज बनाते हैं, तो मोबाइल फेज में आप क्या करते हैं, सिंपल सा क्या करते हैं कि किसी दो सॉल्वेंट का तो यूज करते हैं, तो वही 2 सॉल्वेंट यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे। अब इसी जो मोबाइल फेज होगा इसको हम हाई प्रेशर पंप के द्वारा पंप आउट करेंगे, मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए कि ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट रिजर्वेयर है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका एथाइल एसीटेट है, यहाँ पे पेट्रोलियम ईथर है या एन-ब्यूटानॉल है। अब ये दोनों यहाँ पे डेसिकर से होकर यहाँ पे मिक्सिंग वेजल में दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स किया गया। अभी आपका क्या बन गया, मोबाइल फेज प्रिपेयर हो गया। उसके बाद इस मोबाइल फेज को हाई प्रेशर पंप के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको क्योंकि हम शुरुआत में पढ़ते कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम मोबाइल फेज को मतलब प्रेशर से मतलब तेजी के साथ मतलब फ्लो कराते हैं। तो जब यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर पंप लगा होगा, ये जो हमारे मोबाइल फेज होगा इसको पंप आउट करेगा, पहले कहा जाएगा प्री कॉलन में जाएगा, प्री कॉलन में जाने के बाद ये फ्लो स्प्लिटर में जाएगा। फ्लो स्प्लिटर क्या करता है, इसको काटने का काम करता है, स्प्लिटर का मतलब काटना, तो जो इसकी फ्लो होगी उसको स्प्लिट आउट करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैंपल इंजेक्शन पोर्ट होगा। अब यहाँ पर हम सैंपल जो हमको डिटेक्शन करना है उसको हम क्या कर देंगे, सिंपल से यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा मोबाइल फेज था वो आसान से आ ही रहा था। अब इस मोबाइल फेज के साथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सैंपल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर मतलब मोबाइल फेज और सैंपल दोनों का मिक्सिंग बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारा एक प्रेशर गॉज होगा, इस प्रेशर गॉज से हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम उसके जो प्रेशर होगा उसको कंट्रोल आउट करेंगे, जितने रिक्वायर्ड प्रेशर पे चाहिए होगा उतने रिक्वायर्ड प्रेशर पे जाए उतना ही प्रेशर वहाँ पर हम रखेंगे, और हमको ये बताता रहेगा कि कितने प्रेशर पे वो हमारा मोबाइल फेज और सैंपल हमारा रन कर रहा है। उसके बाद जो हमारा सैंपल इंजेक्शन पोर्ट्स के सैंपल और मोबाइल फेज दोनों जाकर के एनालिटिकल कॉलम में जाएगा, जो कि कहां पर होगा, एक ओवन टाइप का होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, हमारा स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होगा। अब इसी के ऊपर हाई प्रेशर पे हमारा क्या होगा, सैंपल और
मतलब मोबाइल फेज है वो जाकर के लड़ेगा, मतलब उसी के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाइड होगा, तो जो जिसकी एफिनिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी वो वहाँ पे चिपक जाएगा, बाकी सब वहाँ पे एल्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये डिटेक्टर में दे जाएगा, डिटेक्टर में जाने के बाद जो जल्दी एल्यूट हो जाएगा उसको एल्यूट कलेक्टर में करेंगे, और जो बाद में होगा मतलब जो जिसकी एफिनिटी कम होगी, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी स्टेज फेज के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे डिटेक्ट होकर रुका रहेगा। उसके बाद वो डाटा प्रोसेसर के दे जाएगा, उसके बाद वो रिकॉर्डर में जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी, उसकी लाइन बाय लाइन फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। अब इसमें क्या क्या यूज करते हैं, मोबाइल फेज रिजर्वियर एंड सॉल्वेंट प्री ट्रीटमेंट सिस्टम, सॉल्वेंट डिलीवरी पंप का यूज करते हैं, प्री कॉलम गार्ड कॉलम भी बोलते हैं, सैंपल इंजेक्शन सिस्टम हो गया, एनालिटिकल कॉलम, डिटेक्टर्स एंड रिकॉर्डर का यूज करते हैं। तो इसी के ऊपर इसकी हम वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे या इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्या है, मोबाइल फेज रिजर्वियर एंड सॉल्वेंट प्री ट्रीटमेंट सिस्टम। तो मोबाइल फेज रिजर्वियर सिंपल सा मतलब है जो कि मतलब जो मोबाइल फेज को रिजर्व करके रखेगा। तो मोबाइल फेज इज सिलेक्टेड इन एचपीएलसी में आइदर ए प्योर और ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्वेंट, जैसे कि हमने अपना 2 सॉल्वेंट का मिक्सचर देखा। सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज बेस्ड ऑन द पोलैरिटी ऑफ स्टेशनरी फेज एंड नेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड क्रोमेटोग्राफी मेथड, मतलब जिस प्रकार का हम एनालाइट का यूज करेंगे, जिस प्रकार के सैंपल को हमको डिटेक्शन करने का, उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। मोबाइल फेज रिजर्वियर मेडअप ऑफ स्टेनलेस स्टील का बना होता है, यूज इन द एचपीएलसी, जो एचपीएलसी में जो होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब दूसरा आपका क्या लगा, सॉल्वेंट डिलीवरी पंप। सॉल्वेंट डिलीवरी पंप क्या करेगा, हाई प्रेशर मतलब बनाएगा, जिसकी वजह से जो आपका सॉल्वेंट होगा वो हमारा डिलीवर करेगा, जो मोबाइल फेज होगा वो डिलीवर करेगा। तो इन एचपीएलसी द मोबाइल फेज इज पास फ्रॉम द स्टेशनरी फेज अंडर द हाई प्रेशर अबाउट 600 पास्कल प्रेशर, पीएसआई प्रेशर पे वो क्या करेगा, मतलब रन आउट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कौन कौन से पंप इसमें यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट पंप मेंटेनिंग ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ ए मोबाइल फेज व्हिच मेंटेन बाय ए प्लंगर इन अ सिरिंज लाइक चैम्बर, ठीक है ना। मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल चैम्बर इन व्हिच मोबाइल फेज इज पंप्ड, इट रिक्वायर्ड यूजली रिक्वायर्ड डंपिंग डिवाइस मिनिमाइज द पल्ट फ्लो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आता है प्री कॉलम या गार्ड कॉलम। एक गार्ड कॉलम इज प्लेस्ड बिटवीन द एनालिटिकल कॉलम एंड सैंपल इंजेक्टर पोर्ट, मतलब कहने का जो प्री कॉलम होता है वो एक गार्ड कॉलम के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर क्या प्लेस होता है, मतलब कहाँ पे प्लेस होता है, ये एनालिटिकल कॉलम एंड सैंपल इंजेक्टर के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक, which is filled with the same packing material as that of the analytical column, जो कि पैक्ड, मतलब कहने का मतलब क्या है, जिसको फिल होते हैं किसके, एनालिटिकल कॉलम में जो मतलब मटेरियल होता है उसी से वो हमारे पैक्ड होते हैं, कौन, हमारे प्री कॉलम या गार्ड कॉलम। इट प्रोटेक्ट द एनालिटिकल कॉलम फ्रॉम द डैमेज और लॉस ऑफ द एफिशिएंसी और बाय एब्जॉर्बिंग पार्टिकुलेट मैटर और इम्प्योरिटी। जैसे हाई प्रेशर पे हमने मतलब उसको रन कराया, तो जिसकी वजह से वहाँ पे किसी प्रकार का डैमेज ना हो जाए, उसकी एफिशिएंसी कम ना हो जाए, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है, सैंपल इंजेक्टर सिस्टम। इन एचपीएलसी सिस्टम इट इज इंट्रोड्यूस विद एन इंजेक्शन वाल्व इन अ सॉफ्टिकेटेड एचपीएलसी, मतलब इसका जो यूज होता है वो सॉफ्टिकेटेड एचपीएलसी में इसका यूज करता है। 3 काइंड ऑफ द सैंपल इंजेक्टर आर मोस्टली यूज। पहला क्या है, सिरिंज इंजेक्टर, जिसको सेप्टर इंजेक्टर के नाम से भी जानते हैं, स्टॉप फ्लो इंजेक्टर एंड लूप ऑफ इंजेक्टर या रियोडिन इंजेक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ कंपोनेंट आता है वो आता है एनालिटिकल कॉलम, मतलब एनालिटिकल कॉलम इसके बाद काम करता है। तो एनालिटिकल कॉलम इज द सेंट्रल कंपोनेंट एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट वेयर एक्चुअल सेपरेशन अकर, मतलब यही एक यहाँ कॉलम क्या होता है कि जहाँ पर एक्चुअल सेपरेशन आपका होता है, क्योंकि यहीं पर हमारा स्टेशनरी फेज प्रेजेंट होता है। दियर फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द केमिकल नेचर एंड डायमेंशन ऑफ द कॉलम इज नेसेसरी, इसीलिए प्रॉपर सिलेक्शन मतलब केमिकल नेचर के आधार पे उसका और डायमेंशन के आधार पे कॉलम का सिलेक्शन करना चाहिए। कॉलम मेडअप ऑफ आइदर स्टेनलेस स्टील, हैवी ग्लास और पॉलीएथाइलिन आर यूज, जो हमारे कॉलम होगा वो या तो आपका स्टेनलेस स्टील के बने हो सकते हैं या हैवी ग्लास के बने हो सकते हैं, पॉलीएथाइलिन के भी बने हो सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ द कॉलम में दो टाइप के, तो एक कन्वेंशनल कॉलम होता है, एक माइक्रो बोर कॉलम। देखिए यहाँ पर हमको सिंपल सा उसका मतलब ज़्यादा विशेष में जाना नहीं, क्योंकि अगर इसको और एलोबरेट करेंगे तो और लंबा होता चला जाएगा। और नेक्स्ट क्या था, इसमें डिटेक्टर का यूज करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ डिटेक्टर इन एचपीएलसी इज टू मॉनिटर द कॉलम एफिलिएंट, इट आल्सो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द सैंपल, मतलब डिटेक्टर क्या होता है कि डिटेक्शन करना चाहिए उसमें क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, क्या नहीं है, क्या रीडिंग है, इसको वो डिटेक्टर ही डिटेक्ट आउट करेगा। द डिटेक्टर्स मतलब डिटेक्टर्स इमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मोबाइल फेज, मतलब जो मोबाइल फेज की प्रॉपर्टी देगा उसके प्रोपोर्शनल ही हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ द डिटेक्टर, मतलब कौन कौन से डिटेक्टर्स में यूज होते हैं। पहला क्या है, बल्क प्रॉपर्टी डिटेक्टर्स,
मीजर द प्रॉपर्टी ऑफ मोबाइल फेज इन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द सैंपल, मतलब कहने का कि ये जो हमके मोबाइल फेज की जो प्रॉपर्टी होगी उसको मेजर आउट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर रेफ्रेक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर होगा, विजिबल डिटेक्टर होगा, कंडक्टिविटी डिटेक्टर्स हो गया। सोल्यूट प्रॉपर्टी डिटेक्टर मेजर द प्रॉपर्टी पोजिशन बाय द सोल्यूट सैंपल ओनली, मतलब जो केवल आपके जो सोल्यूट सैंपल होंगे उनमें ही जो आपके प्रॉपर्टी होगी उसको मेजर आउट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर विजिबल यूवी विजिबल डिटेक्टर्स हो गया, फोटोडायोड एरे डिटेक्टर्स हो गया, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर्स हो गया। उसके बाद सेवंथ कंपोनेंट आपका रिकॉर्डर होगा, इंटीग्रेटर्स होगा। तो दे रिकॉर्ड द सिग्नल इमर्जिंग फ्रॉम द डिटेक्टर, मतलब जो डिटेक्टर्स आएंगे उनको ये इमर्ज करके आपको सिग्नल देंगे। एंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑब्टेन फ्रॉम द डिटेक्टर आर एम्पलीफाइड एंड रिकॉर्डेड एज अ पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर, और ये पोटेंशियोमेट्रिक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ले जाएंगे। एंड इंटीग्रेटर्स आर इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द रिकॉर्डर, जो इंटीग्रेटर्स होंगे वो इम्प्रूव्ड वर्जन होते हैं किसके, रिकॉर्डर के। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन बी होता है वो होता है फाइनल। अब मिलेंगे हम, मतलब अब नेक्स्ट जो उसके बाद जो आपका सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, एक्सप्लेन इट्स डेविएशन अलोंग विद द क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर हमको लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ के बारे में बताना है क्या होता है, उसके बाद इनके डेविएशंस के बारे में आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले आपको बताना होगा कि लैम्बर्ट्स एंड बियर लॉ कहाँ पे यूज होता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द एब्जॉर्प्शन कॉल्ड बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। इसका मतलब क्या है कि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो उसका फंडामेंटल लॉ होता है वो किस पर निर्भर करता है, बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ पे। तो इसमें क्या हम पढ़ते हैं, व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सेल कंटेनिंग एन एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब हम कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास्ड करते हैं किसी भी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस से, ठीक है ना, देन ए पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड, मतलब कहने का क्या है कि कुछ पोर्शन इंसिडेंट लाइट के जो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं एट द सरफेस ऑफ मीडियम, कुछ सरफेस मतलब कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब इन्हीं तीनों को कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमने एक नए प्रकार के नियम का उद्घाटन या फंडामेंटल लॉ को पढ़ा, उसको क्या बोलेंगे, लैम्बर्ट्स लॉ। देखिए कैसे, रेडिएशन सोर्स, यहाँ से रेडिएशन जा रही है आई, मतलब कहने का क्या है कि आपके इंसिडेंट लाइट है, रेडिएशन है। उसके बाद कुछ रिफ्लेक्टेड आई आर क्या हो रही है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन हो गए। उसके बाद आई ए क्या है कि कुछ आपकी एब्जॉर्ब लाइट हो गई, और आई टी क्या है आपकी जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सूत्र बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, आई इक्वल टू आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी। कहने का मतलब क्या है कि टोटल लाइट इक्वल टू इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है ना। अब इसी में से आपको किसी एक को फाइंड आउट करना, जैसे यहाँ पर हमको क्या करना है कि यहाँ पर आपको आई ए को डिफाइन मतलब निकालना है कि कितना आपका एब्जॉर्ब हुआ। तो आई ए को इधर रख देंगे बाई आई आर आई टी, और माइनस आई से उसको डिफाइन मतलब माइनस कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा कितना एब्जॉर्ब हो गया लाइट में, ठीक है ना। इसी फंडामेंटल लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए एक नई नियम का आविष्कार किया गया था जिसको बोला था लैम्बर्ट्स एंड बियर्स लॉ, ठीक है ना। तो बियर्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन या मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मीडियम, जब हम किसी भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी भी एक एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास आउट कराते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर सैंपल रखा हुआ है, अगर सैंपल का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो ट्रांसमिट लाइट हो रही है उतना ज़्यादा डिक्रीज होगी। ये किसने कहा, बियर्स लॉ ने। बियर्स लॉ ने क्या कहा कि जब कोई हम इंसिडेंट रेडिएशन किसी एब्जॉर्बिंग मीडियम में पास कराएंगे और उसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी जो इंसिडेंट लाइट मतलब कि जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो उतनी ही घटती चली जाएगी। सिंपल सा, कंसंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट ऑफ द लाइट, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको क्या यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम सैंपल में कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन होगी या ट्रांसमिटेड रेडिएशन होगी वो घटेगी। तो एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स के द्वारा होगा किसी भी रेडिएशन का, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आपने कोई भी रेडिएशन पास कराई, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर जो आपको आईटी होगा वो इंसिडेंट रेडिएशन हायर अमाउंट में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो इसकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू आई नॉट ई के सी, तो यहाँ पर आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है,
आई नॉट क्या ट्रांसमिटेड लाइट है, के क्या है कांस्टेंट है, और सी आपका क्या है कंसंट्रेशन है। ये क्या है आपका बियर्स लॉ है। और लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है, जैसे वहाँ पे कंसंट्रेशन था उसी प्रकार से यहाँ पे थिकनेस है। थिकनेस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो सैंपल की जो थिकनेस है, मतलब जो उसका सरफेस है, जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी क्या रेडिएशन जो लाइट होगी, इंसिडेंट रेडिएशन लाइट होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हुआ है ना, बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन passes through an absorbing medium, the intensity of incident radiation decrease exponentially with an increase in the thickness of absorbing medium। अब जैसे यहाँ पर absorbing medium सैंपल था, सैंपल का हमने उसका जो मतलब आयतन वायतन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जिसका आकार है उसको हमने बढ़ा दिया, तो जिसका क्या थिकनेस भी बढ़ जाएगी। जब थिकनेस बढ़ जाएगी तो वहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो भी आपका उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल से यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू दी थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। इसका जो फॉर्मूला होगा आई इक्वल टू आई नॉट ई माइनस के ए टी और ए इक्वल टू ए सी टी एज लॉग आई नॉट बाई आई इक्वल टू ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ हो जाएगा। अब इसके डेविएशन के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ डेविएशन आपको देखने को मिलेंगे। डेविएशन कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने मतलब कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में एक प्लॉट ग्राफ किया, ठीक है ना। आपको यहाँ क्या क्या इसने सीधा प्लॉट दिया, क्योंकि क्या बता रहा था कि इसके कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन जो होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के सिंपल सा प्रोपोर्शनल होगा कि जितना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा उतना ही उसका एब्जॉर्प्शन सैंपल की तरह ज़्यादा होगा, तो इसलिए बीच में जाएगा। अब यहाँ पर हमको देखने को मिला कंसंट्रेशन बढ़ाने पर जो उसका एब्जॉर्बेंस है, मतलब जो एब्जॉर्बेंस है कुछ बढ़कर फिर कुछ घट जा रहा है, मतलब कुछ समय तक वो कंसंट्रेशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या कर रहा है कि वो उधर भाग जा रहा है, मतलब एब्जॉर्बेंस उसका बढ़ जा रहा है और कंसंट्रेशन उसकी लो ही रह जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाने पर उसकी एब्जॉर्बेंस घट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे, ठीक है ना। सम डेविएशन में अकर फ्रॉम दिस रिलेशनशिप फेलियर ऑफ द बियर्स लॉ, जिसकी वजह से जो बियर्स लॉ वो फेलियर हो जाएगा। अब कौन कौन से क्लासिफिकेशन या टाइप से कौन कौन से डेविएशन जो कि बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ में पाए देखे गए हैं। पहला क्या है, रियल डेविएशन। तो रियल डेविएशन आर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग मीडियम। बियर्स लॉ होल्ड ओनली फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन रेंजिंग फ्रॉम द अबाउट 10⁻⁻6 मोल टू 10⁻�9 मोल। कहने का मतलब क्या है कि जो बियर्स लॉ होता है वो केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं उनको फॉलो करता है, जिनका जो कंसंट्रेशन होगा कितना 10⁻⁻6 मोल से 10⁻�7 मोल तक ये होगा, उन्हीं के ऊपर बियर्स लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर हम उससे कंसंट्रेशन हाई कर देंगे तो कोलिजन और इंट्रैक्शन अकर होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा, और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा तो वहाँ पर आपको ग्राफ में डेविएशन देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे बियर्स लॉ हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझते हुए चलिएगा। उसका दूसरा था क्या, केमिकल डेविएशन। Chemical deviation arise if the absorbing species undergoes chemical changes like the association, complex formation, dissociation, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोलिसिस, आयोनाइजेशन, पॉलीमराइजेशन। मतलब जो कि हमारे मतलब केमिकल्स प्रेजेंट है वहाँ पे वो इन सारी रिएक्शंस को कॉज करेंगे, या इनसे जो भी रिएक्शंस होती है वो कॉज किए, तो वहाँ पे जो हमारा सिस्टम होगा वो फेल हो जाएगा और आपको डेविएशन देखने को मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे C6H5CH2OH, अगर 4 मॉलिक्यूल ऑफ दिस C6H5CH2OH का हम ले रहे हैं और इसमें क्या हमारा कोई रिएक्शन होगा, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो जा रहा है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ठीक है, तो वहाँ पर क्या बना C6H5CH2OH का होल 4, तो दोनों में अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो एब्जॉर्बेंस होगी वो ज़्यादा हो सकती है, इसकी एब्जॉर्बेंस कम होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इन द सॉल्यूशन एब्जॉर्ब द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, जो कि क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तीसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। इंस्ट्रूमेंटल जैसे बियर्स लॉ ओबे हुए ना, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज यूज। अगर हम मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन का यूज करें तभी हमारा जो बियर्स लॉ है तभी ओबे होगा। अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट का यूज कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बियर्स लॉ होगा वो ओबे नहीं करेगा। तो ए नीचे कॉज एरर, तो एरर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये क्या थे, हमारे डेविएशन थे। अब इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यूजिंग डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन बाय द कंपेनी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूजिंग द कलरीमेट्रिक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सिंपल सी बात है, मैंने बियर्स लॉ के अंदर ही देखा था, ठीक है ना, कि जितनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। एंड डिटरमाइन द एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन इन मीडिया दैट डू नॉट स्कैटर्ड फोटोन, मतलब जो कि ऐसे फोटोन जो कि स्कैटर्ड का मतलब कहता है कि चारों दिशाओं में भागना, तो ऐसे फोटोन जो कि चारों दिशाओं में नहीं भागते हैं उनका आसानी से डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। यूज इन क्वालिटेटिव इंफ्रारेड एनालिसिस, मतलब इंफ्रारेड एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। यूज फॉर एस्टिमेटिंग एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ सेल, मतलब जो लीफ सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसका एवरेज एस्टिमेशन कर सकते हैं। एंड यूज डिटरमाइनिंग द डीकलराइजिंग एक्टिविटी ऑफ द डाइज, मतलब
एक डाई उसकी डीकलराइजिंग एक्टिविटी कितनी है उसका भी डिटर्मिनेशन कर सकते हैं हम किसके बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ के द्वारा। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर दी वर्किंग ऑफ डिस्पर्सिव आईआर मतलब डिस्पर्सिव इंफ्रारेड एंड एफटीआईआर इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ दी एफटीआईआर इन डिटेल। तो पहले हम दोनों को डिफरेंशिएशन देखेंगे। डिस्पर्सिव आईआर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो डिस्पर्सिव इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज प्रिज्म और ग्रेटिक जो मोनोक्रोमेटर होते हैं टू इल्यूसिडेशन टू स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक एंड लेसर स्टेट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि आईआर में हम क्या देखते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन में हम क्या देखते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में ही तो हम देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है, चेयर फॉर्म में है या बोर्ड फॉर्म में है या हाफ बोर्ड या हाफ चेयर फॉर्म में, तो यही सब तो हम देखते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करने के लिए मतलब जानने के लिए हम किसका डिस्पर्सिव आईआर इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। वहीं फ्यूरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो कि नॉन डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूटिलाइज इंटरफेरेंस फिल्टर ट्यूनेबल लेसर सोर्स और इंटरफेरोमीटर। अब ये इंटरफेरोमीटर क्या है, अभी जब इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में देखेंगे तो वहां पर हम 4 मिरर देखेंगे, चारों मिरर का काम क्या है वहां पे देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि डिस्पर्सिव आईआर और एफटीआईआर के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आपको ये क्वेश्चन पूरे तरीके से समझ में आएगा। तो पहले इसने कंपेरिजन पूछा है तो पहले कंपेयर करेंगे। तो डिस्पर्सिव आईआर क्या होता है कि इट इज अ मोनोक्रोमेटिक सिस्टम, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक सिस्टम होता है। वही जो एफटीआईआर होता है ये क्या होता है, मिचलिन इंटरफेरोन सिस्टम, मतलब इसमें क्या होता है कि मोनोक्रोमेटिक नहीं पॉलीक्रोमेटिक होता है। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कई सारे लेंस भी लगे होते हैं। और डिस्पर्सिव आईआर क्या होता है, देयर आर मेनी मूविंग वो पार्ट रिजल्टिंग इन द मैकेनिकल स्लिपेज, मतलब यहाँ पे कई प्रकार के आपको मतलब मूविंग पार्ट देखने को मिलेंगे जो जिसका आपको वहाँ पे डेविएशन देखने को मिल सकता है। लेकिन एफटीआईआर में किसी प्रकार का मूवेबल इंस्ट्रूमेंट या मूवेबल मिरर नहीं लगा होता, केवल एक ओनली मिरर मूव ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, केवल मिरर ही वहाँ पर मूव आउट कर सकता है। कैलिब्रेशन अगेन रेफरेंस स्पेक्ट्रा इज रिक्वायर्ड टू मेजर द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है कि हम अगर किसी सैंपल की टेस्टिंग करेंगे तो उसको हमको रेफरेंस स्पेक्ट्रा से मिलाना पड़ेगा। वहीं अगर एफटीआईआर का हम यूज कर रहे हैं तो यूज एज अ लेजर प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी एक्यूरेसी, मतलब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। जो इसमें आईआर डिस्पर्सिव आईआर में जो स्ट्रे लाइट होगी वो स्पूरियस रीडिंग भी आपको दे सकती है, लेकिन एफटीआईआर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, इसके डिटेक्टर में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आईआर बीम इज अलाउड टू पास, मतलब कहने का क्या है कि हमको इसको रिजोल्यूशन को अच्छा करने के लिए बढ़ाकर देखने के लिए केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ आईआर बीम को अलाउ करना है कि पास हो रहे। लेकिन अगर हम एफटीआईआर में देखें तो मच लार्जर बीम यूज एट ऑल टाइम, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो ज़्यादा लार्जर बीम होगी उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। जो डिस्पर्सिव आईआर में जो स्कैन होगा स्लो होगी, उसकी स्पीड स्लो होगी तो स्लो मॉनिटरिंग होगी जिसकी वजह से आपको रैपिड चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन एफटीआईआर में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा इसमें जो स्कैन होगा वो स्पीड इसकी अच्छी होगी देन आईआर, ठीक है ना। सैंपल सब्जेक्ट टू बी थर्मल इफेक्ट फ्रॉम द फोकस्ड बीम, कहने का मतलब क्या है, जो सैंपल होगा सब्जेक्ट टू थर्मल इफेक्ट, मतलब थर्मल मतलब उसको हीट प्रोवाइड कर देगा फ्रॉम द फोकस्ड बीम। लेकिन जो हमारा एफटीआईआर में होता है इसमें सैंपल जो नॉट सब्जेक्ट हो तो थर्मल इफेक्ट, इसमें सब्जेक्ट को थर्मल इफेक्ट के लिए नहीं रखा जाता है। नो मल्टीप्लेक्स एडवांटेज, इसके कोई मल्टीप्लेक्स एडवांटेज नहीं है। और जो हमारे एफटीआईआर है इसके बहुत सारे मल्टीप्लेक्स एडवांटेजेस हैं। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया इंटरफेरोमीटर, इसके विषय में आप यहाँ पे देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफटीआईआर कैसे डिफरेंट है एज कम्पेयर डिस्पर्सिव आईआर के। देखिए यहाँ पे रेडिएशन सोर्स आप सबको पता होगा, यहाँ पर आपके 4 लेंस काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पर मूविंग मिरर है, यहाँ पे फिक्स्ड मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर एक और मिरर लगा हुआ, सिंपल मिरर लगा हुआ, जहाँ से हीलियम नियॉन लेजर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से रेडिएशन सोर्स होगा, ये यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ पे हमारा क्या है, एक लेंस है, इसी लेंस पे हमारा हीलियम नियॉन लेजर क्या करेगा, अपनी लेजर लाइट रेडिएशन को भी डालेगा। अब जब ये लाइट यहाँ से होकर के बीम स्प्लिटर में जाएगी, स्प्लिटर का काम क्या होता है कि जो हमारी लाइट होती है उसको स्कैटर करना। स्कैटर करने का मतलब क्या होता है कि चारों दिशाओं में फैला देना। तो जब ये बीम स्प्लिटर होगा, ये बीम स्प्लिटर एक लाइट को करेगी मूविंग मिरर पे, मतलब जो कि कंटिन्यूस मूव करती रहेगी, एक को करेगी कॉनकेव मिरर पे, और ये दोनों क्या करेंगे फिक्स्ड मिरर पे जाकर के उस लाइट को, मतलब जो स्प्लिटर लाइट थी उसको फिक्स्ड मिरर पे जाकर के क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जब यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करेगी तो ये एक सिंपल लाइन देगी और यही जो लाइट होगी ये सैंपल सेल में जाकर के फिर डिटेक्ट करेगी, डिटेक्ट कर कंप्यूटर में जाएगी और आपको आईआर स्पेक्ट्रा उसके वाइब्रेशन कितना है कितना नहीं है ये वहां पर आपको दिखाने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका हम समझते हैं वर्किंग कैसे करती है। रेडिएशन फ्रॉम सोर्स, मतलब रेडिएशन फ्रॉम सोर्स फॉल ऑन टू द इंटरफेरोमीटर, जो इंटरफेरोमीटर आपको मैंने दिखाया वहां पे फॉल करेगा। व्हिच कंप्राइज ऑफ द बीम स्प्लिटर, जहां पर आपको बीम स्प्लिटर देखने को मिलेगा, मूविंग मिरर देखने को मिलेगा एंड फिक्स्ड मिरर एंड कॉनकेव मिरर देखने को मिलेगा। द बीम आफ्टर अंडरगोइंग रिफ्लेक्सिंग फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मिरर
आर रिकॉम्बिनेंट एंड सिग्नल सेंट टू द डिटेक्टर। वही सिंपल सी बात है कि जो बीम होगी वो रिफ्लेक्शन होने के बाद सिंपल आपका जो सैंपल होगा वहां पे चला जाएगा एंड डिटेक्टर में चला जाएगा। द रेडिएशन ट्रांसमिट ऑन टू द सैंपल सेल, सैंपल एब्जॉर्ब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सैंपल सेल में जैसे ही जाएगा तो वहां पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। सिग्नल ट्रांसमिटेड टू डिटेक्टर वेयर इट गेट मेजर्ड, ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा डिटेक्टर के पास जहां पे इसको मेजर आउट कर लिया जाएगा। एज सिग्नल इज coded which is decoded by the using computer by the mathematical technique, this is known as a Fourier transformation। तो सिंपल सा जो कंप्यूटर में आपको मिला उसको मैथमेटिकल टेक्निक से फॉलो करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसको बोलते हैं फोरियर ट्रांसमिशन। इसलिए इसका वजह था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोरोमेट्री। मतलब आपको यहाँ पे फ्लोरोमेट्री का प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देनी है, डेफिनेशन। तो फ्लोरोमेट्री इज एन एनालिटिकल मेथड, ये क्या है, एक एनालिटिकल मेथड है दैट यूटिलाइजेज द अल्ट्रावायलेट लाइट टू एक्साइट द सैंपल एंड डिटेक्ट द फ्लोरोसेंस। कहने का मतलब क्या है कि अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करके किसी भी सैंपल को उससे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाती है, देन उसके फ्लोरोसेंस इफेक्ट क्या है उसको वो डिटेक्ट करती है, इमिटिंग ड्यूरिंग द रिटर्न ऑफ द सैंपल टू इट्स ग्राउंड स्टेट। और जब वही सैंपल मतलब वही लाइट वही मॉलिक्यूल्स जब अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो फ्लोरोसेंस कॉज करते हैं, उसी को इमिट करेंगे, उस लाइट को इमिट करते हैं तो आपको दिखाई देते हैं, उसी को डिटेक्ट करता है। अब फ्लोरोमेट्री का मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जैसे आप रोड पर चलते हैं, आपको बोर्डिंग देखने को मिलती है कि आपको राइट साइड जाना है कि लेफ्ट साइड जाना है, या किसी भी प्लेस का नाम वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप क्या करते हैं कि जैसे ही आपकी मोटरसाइकिल की या बड़ी गाड़ी की लाइट जो है, भाई मेरे पास तो मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल बताऊंगा, बड़ी गाड़ी है नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे जैसे उस बोर्ड पर पड़ती है तो आपको वहाँ पे कुछ चमकता हुआ चीज़ दिखाई देता है, ठीक है ना, वही क्या है, फ्लोरोसेंस है। वही चमकता हुआ चीज़ क्या है, जब लाइट हमारी हेडलाइट की जो लाइट है वो उस बोर्ड पर पड़ी तो उस बोर्ड पर पड़ने के बाद लाइट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद इमिट हुई, और जब इमिट हुई तब आपको वो चमकीला पदार्थ दिखाई दिया। दिस इज द फ्लोरोसेंस। और इसी फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट करने के लिए कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एनालाइट में, किसी भी सैंपल में उसकी फ्लोरोसेंस प्रेजेंट है या नहीं, कितनी प्रेजेंट है, इसको चेक करने के लिए हम फ्लोरोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है ना। इस एग्जांपल के तौर पे ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट आपका क्या, लाइट मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल ने क्या किया, इस बोर्ड के ऊपर लाइट मारा, ये पट से एक्साइटेड इसमें, मतलब क्योंकि जैसा ही लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ तो यहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट हुए, और वाइब्रेट होकर तुरंत कहाँ गए, अपने एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब ये एक्साइटेड स्टेट से अपने फिर से ग्राउंड स्टेट में तो आएंगे, जब ये ग्राउंड स्टेट में आने लगेंगे तभी आपको वहाँ पे फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। तो फ्लोरोमेट्री इज द मेजरमेंट ऑफ फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी एट द पार्टिकुलर वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फ्लोरोमीटर। इसका मतलब क्या है कि फ्लोरोमेट्री क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ द फ्लोरोसेंस, मतलब फ्लोरोसेंस होता है, मतलब जो फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी होता है उसको मेजरमेंट करता है एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फ्लोरोमीटर, ठीक है ना। अब इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फ्लोरोमेट्री इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एट द ग्राउंड स्टेट which excite the molecule and emission of the light to form excited state to a ground state। इसका मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, जब एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे जाएगी, हमारी सिंपल सा एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, और जब हमारे लाइट का इमिशन होगा तो जो हमारे एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल थे वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमको फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। अब जो मतलब ल्यूमिनेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक फ्लोरोसेंस होता है, एक फास्फोफ्लोरेसेंस होता है। फ्लोरोसेंस क्या होता है कि आपको तुरंत एब्जॉर्प्शन होता है, तुरंत वहाँ पे इमिशन आपको देखने को मिलता है। तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्टेन सब्सटेंस they emit visible light or the radiation immediately, well phosphofluorescence क्या होता है, when the light radiation is incident on the certain substance they emit light continuously even after incident light is cut off। मतलब incident light के कट ऑफ होने के बाद भी आपको कंटिन्यूसली आपको इमिट होती हुई दिखाई देती है। जैसे रेडिएशन मतलब जो रेडियो एक्टिव वॉच आती थी जो मतलब बचपन में हम लोग लगाते थे तो वहाँ पे क्या करता था, वो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलता था, मतलब दिन में तो नहीं जलता था, दिन में लाइट एब्जॉर्ब करता था, रात में आपको जलता हुआ वो
दिखाई देता था, ठीक है ना। तो इसी को समझने के लिए आपको ये डायग्राम बना देना है। इसमें क्या है कि वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट है, यहाँ जो हमारे मॉलिक्यूल होंगे जब लाइट पड़ेगी तो ये हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, जहाँ पे वाइब्रेशनल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होगा। उसके बाद ये फिर अपना कहाँ पे सिंपल सा मतलब कहाँ पर आने की कोशिश करेंगे, ग्राउंड स्टेट में, जहाँ पे आपको फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अब जो फास्फोफ्लोरेसेंस होगा वो क्या करेगा, सीधा वो वाइब्रेशनल स्टेट से मतलब जो वाइब्रेशनल स्टेट से डायरेक्ट वो ग्राउंड स्टेट में ना जा करके ट्रिपलेट सिंगलेट स्टेट में चला जाएगा, जहां पर क्या होगा कुछ समय के लिए वो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करेगा और आपको धीरे धीरे मतलब कुछ लंबे समय तक के लिए आपको फास्फोफ्लोरेसेंस दिखाई देगा, मतलब लंबे समय तक के लिए वो अपना लाइट को इमिट आउट करता रहेगा। तो इसी को बोलेंगे क्या, फास्फोफ्लोरेसेंस। अब इसने पूछा है इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो फ्लोरोमीटर आर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द फ्लोरोसेंस, मतलब जो फ्लोरोमीटर होता है वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज करते हैं हम फ्लोरोसेंस को डिटेक्ट करने के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए। तो इसमें क्या क्या लगे होते हैं देख लीजिए। रेडिएशन सोर्स होता है, उसके बाद प्राइमरी फिल्टर होगा मतलब लेंस होगा, ठीक है ना। लेंस क्या सिंपल सा आप समझ सकते हैं लेंस का काम क्या है। प्राइमरी फिल्टर होगा, प्राइमरी फिल्टर के बाद आपका सैंपल वहाँ पे होगा, मतलब क्यूबेट होगा, क्यूबेट में आपका सैंपल रखा होगा। उससे जब लाइट हमारी पास आउट होगी फिर से वो लेंस में जाएगी, लेंस में जाने के बाद सेकेंडरी फिल्टर में जाएगी, फिर लेंस में जाएगी, देन डिटेक्टर में जाकर के आपको रीड आउट सिस्टम के माध्यम से आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन कौन से कंपोनेंट, पहला रेडिएशन सोर्स। तो स्टेबल रेडिएशन सोर्स रिक्वायर्ड इन द फ्लोरोमेट्री बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस इज प्रोपोर्शनल टू द इरिडेशन इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि जो रेडिएशन सोर्स होना चाहिए वो आपका एक्यूरेट होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो आपको वहाँ पे रीडिंग सही देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। कौन कौन से रेडिएशन इसमें यूज करते हैं, पहला क्या है मरकरी वेपर लैंप। तो बोथ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप आर अवेलेबल, मतलब दोनों प्रकार के अवेलेबल है। जिनोन आर्क लैंप वाले यूजर रेडिएशन सोर्स इन द फ्लोरोमेट्री प्रोड्यूस इंटेंस आर्क एट अ लो वोल्टेज, मतलब ये लो वोल्टेज पे इंटेंस आर्क प्रोड्यूस करने लगते हैं, इसलिए इसको वाइडली यूज किया जाता है। इट इमिट इंटेंस एंड स्टेबल रेडिएशन इन वेवलेंथ रेंज अबाउट थ्रू 300 टू 1300 nm, ठीक है ना। उसके बाद लेजर लाइट का भी यूज करते हैं, यूज हुए मोनोक्रोमेटिक लाइट रिक्वायर्ड यूजिंग डिटर्मिनेशन ऑफ अल्ट्रा ट्रेस इनऑर्गेनिक आयन, मतलब जो अल्ट्रा ट्रेस इनऑर्गेनिक आयन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टंगस्टन लैम्प यूज रेडिएशन रिक्वायर्ड अबव 450 nm, ठीक है ना, मतलब टंगस्टन लैम्प का भी यहाँ पे हम यूज करते हैं। दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या होगा, मोनोक्रोमेटर या फिल्टर लगे होंगे, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर लगा होगा या तो यहाँ पे ये फिल्टर लगे होंगे। तो फिल्टर और मोनोक्रोमेटर आर यूज इन द फ्लोरोमीटर टू सेपरेट द एक्साइटिंग रेडिएशन फ्रॉम द एमिटेड रेडिएशन। इसका मतलब क्या है कि जो एक्साइटेड रेडिएशन है उसको अलग करने के लिए फ्रॉम द इमिटेड रेडिएशन के लिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो रेडिएशन यहाँ पर एक्साइटेड हो रही है, ठीक है ना, और जो हमारे फिर से ग्राउंड स्टेट में, तो इन दोनों का जो मिक्सचर हो गया है उसको सेपरेट आउट करने के लिए हमारा इस मोनोक्रोमेटर या फिल्टर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन एंड इंटरफेरेंसेस फिल्टर आर यूज इन द फ्लोरोमीटर, मतलब एब्जॉर्प्शन और इंटरफेरेंस फिल्टर का यूज किया जाता है फ्लोरोमीटर में। वेवलेंथ ऑफ इमिशन कैन बी आइसोलेटेड बाय प्लेसिंग द इमिशन मोनोक्रोमेटर बिटवीन द सैंपल एंड डिटेक्टर, मतलब सैंपल और डिटेक्टर के बीच में हम मोनोक्रोमेटर को रख करके उसका हम यूज करते हैं। एग्जांपल कौन से इसमें यूज किया जाता है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, अधिकतर जगह पे यही यूज किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड कंपोनेंट क्या जाएगा, सैंपल होल्डिंग सिस्टम। इसमें सिंपली क्यूबेट्स हो गया, सेल्स हो गया, विच आर सिलिंड्रिकल और रेक्टेंगुलर इन शेप विथ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मेड अप ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ग्लास और क्वार्टर। ये यहाँ पे इस टाइप का क्यूबेट्स यूज किया जाता है। क्यूबेट्स आर provided with to are lead to prevent vaporization of the volatile material, मतलब कहने का क्या है कि जो क्यूबेट्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं लीड टू प्रिवेंट वेपोराइजेशन ऑफ द वोलेटाइल मटेरियल, मतलब जो भी आपके वोलेटाइल मटेरियल है वो वेपोराइज ना हो पाए, इसलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद आता है आपका क्या, डिटेक्टर्स। डिटेक्टर्स आर हेल्प इन द मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम दी सोर्स, मतलब जो भी उसके ऊपर फॉल होंगे रेडिएशन उसको मेजर आउट करके आपको सिग्नल वो देगा, ठीक है ना। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जनरली यूज, मतलब इसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ही इसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, एस्टिमेशन ऑफ द थायामीन, राइबोफ्लेविन, डाइफेनहाइड्रेटॉइन एंड मेथाइल डोपा के एस्टिमेशन में यूज किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ द टेट्रासाइक्लिन इन सीरम, मतलब सीरम में जो टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है उसके एनालिसिस में। एनालिसिस ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक रुथेनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बोरॉन हो गया इन स्टील, मतलब प्रेजेंट है कि नहीं, इसका एस्टिमेशन करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द फ्लोरोसेंस बाय द फ्लोरोसेंट इंडिकेटर, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर लाइक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड पॉलीमराइजेशन, ETC चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्लोरोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल मेथडोलॉजी विथ एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देखिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसके विषय में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज द एनालिटिकल मेथड, मतलब एनालिटिकल टेक्निक है वेर इन द फ्री मोबाइल फेज, मतलब जो फ्री मोबाइल आयन होता है उसको आयन एक्सचेंजर जो बोलते हैं, ऑफ ए सॉलिड आर रिवर्सिबली एक्सचेंज फॉर सिमिलर चार्ज आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखिए इसका यूज और इसका मेन मोटिव क्या है। देखिए एग्जांपल के तौर पे आपका कोई अमाइनो एसिड है, कोई प्रोटीन्स है, कोई डीएनए वगैरह है, ठीक है ना। तो जब उसका डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब जब वो टूटता है तो वो चार्ज आयन में टूटता है। चार्ज आयन में टूटने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पर हम एक आयन एक्सचेंजर रेजिन का यूज करते हैं जो क्या होता है ऑलरेडी चार्ज होता है। तो जो आयन एक्सचेंजर में जो रेजिन्स होगा उसके ऊपर जो चार्ज लगे होंगे, जब हम अपने सैंपल को रन कराएंगे तो जो आयन एक्सचेंजर रेजिन्स होगा जो उनके ऊपर चार्ज होंगे उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा, जो कि हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट होंगे हमारे आयंस। मतलब कहने का क्या है कि मान लीजिए कि कोई डीएनए है, अब डीएनए में प्लस चार्ज है 1 है, अब आयन एक्सचेंजर में क्या लगा हुआ हमारे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज होगा ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपका क्या जाएगा बाद में आप इलिट्यूट कर सकेंगे। और जो डीएनए का एक चार्ज होगा वो आपका यहाँ पर चला जाएगा आयन एक्सचेंजर में चला जाएगा, जिसका हम डिटेक्शन करके बता सकेंगे कि उसमें कितने आयंस प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस दैट अलाउ द सेपरेशन ऑफ आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक प्रकार की एनालिटिकल टेक्निक है जो कि अलाउ करती है सेपरेशन ऑफ द आयंस, मतलब जो आयंस होता है उनका सेपरेशन एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन को ये अलाउ करती है बेस्ड ऑन देयर एफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर। मतलब जो आयन एक्सचेंजर है उसके प्रति उसकी कितनी एफिनिटी है इसके आधार पे। मान लीजिए कि M प्लस सोल्यूशन, मतलब एक सोल्यूशन में M प्लस आपका क्या है कोई आयंस है, ठीक है ना। मान लीजिए कि डीएनए आयन है या प्रोटीन है या आपके अमाइनो एसिड है, डिसोसिएट होकर वो M प्लस आयन में टूटे। अब वहाँ पर हम आयन एक्सचेंजर रेजेंस का यूज करेंगे जहाँ पर हमारा क्या है H प्लस, मतलब ये भी हमारा क्या है पॉजिटिव आयन का कंटेन किया हुआ है। अब जब हम इसको इस सोल्यूशन को इस रेजेंस के ऊपर से पास करेंगे, मतलब ये मान लीजिए आपका क्या है मोबाइल फेज है, ठीक है ना, और ये आपका क्या है स्टेशनरी फेज है, ठीक। अब जब मोबाइल फेज को हम स्टेशनरी फेज के ऊपर से पास आउट कराएंगे तो जो स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट H प्लस है जो पॉजिटिव आयन है ये रिप्लेस कर देगा किसको, M प्लस आयन को, मतलब मोबाइल फेज में प्रेजेंट आयंस को रिप्लेस कर देगा। अब जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो जो आपका सॉलिड होगा वो, मतलब जो आपका मतलब सॉलिड मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब डीएनए वो इस M प्लस मतलब इस चार्ज के साथ में, मतलब मान लीजिए मोबाइल फेज का जो चार्ज होगा उसके साथ में इंटरेक्ट हो जाएगा और जो आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब जो ये सॉल्यूशन है उसके साथ में रेजिन का जो H प्लस है वो वहां पे बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो सैंपल था मोबाइल फेज में जो सैंपल था उसका आयन जो उसका पॉजिटिव आयन है वो हमारे सॉलिड मटेरियल के साथ में यहाँ पे, मतलब सॉलिड मटेरियल मतलब जो आपका स्टेशनरी फिर रेजिन्स है उसके साथ में इंटरेक्ट होकर के आपको वहां पर रुक गया और बाकी का जो H प्लस था वो यहाँ पे जो था रेजिन्स के साथ में वो सोल्यूशन के साथ बाहर निकल गया। तो इस हिसाब से हमारा सोल्यूशन और H प्लस अनवांटेड था, ये दोनों हमारा बाहर निकल गए। रेजिन के साथ में जो भी हमारा बायोमोलिक्यूल्स या कोई भी हमारे जिसका एनालाइट था जो सैंपल था उसके साथ में यहाँ पर रुक गया, ठीक है ना। तो इसी को हम सिंपल सा डिटेक्ट कर लेंगे, डिटेक्शन के द्वारा आपको पता मिल जाएगा। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब कहना क्या कि जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव को एक्टिव करेगा, मतलब अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा जिसके जैसे वहाँ पे उसको मतलब क्या करेंगे सेपरेट आउट कर सकेंगे। द आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन गेट रिवर्सली एक्सचेंज विद द सिमिलरली चार्ज आयन। कहने का मतलब क्या है, जो आयन प्रेजेंट हो गया आपके सॉल्यूशन में वो रिवर्सिबली एक्सचेंज हो गया किसके, सिमिलर चार्ज आयन से, मतलब प्लस प्लस से माइनस माइनस से, ड्यू टू देयर ग्रेटर एफिनिटी फॉर अपोजिटली चार्ज आयन इन आयन एक्सचेंज रेजिन्स। कहने का मतलब क्या है कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स में जो एफिनिटी होगी वो अधिक होगी अपोजिटली चार्ज आयन के लिए। तो मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल लाइक अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड गेट कन्वर्टेड इनटू द आयंस आफ्टर इट्स डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन उसका जब हो जाता है तो आपके आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट दीज कैन बी सेपरेट बाय आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी मेथड, मतलब इनका जो सेपरेशन होता है वो हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं या डिटेक्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं हम कि आयन एक्सचेंजर रेजिन्स क्या होते हैं। आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर द यूज्ड एज अ स्टेशनरी फेज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द सिमिलर चार्ज, मतलब चेंजेस, मतलब सिमिलर चार्जेस, ठीक है ना, मतलब सिमिलर चार्ज के
मिक्सचर को मतलब सेपरेट आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज। एग्जाम्पल के तौर पर सिंथेटिक इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज जैसे कि टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, जिक्रोनियम ऑक्साइड हो गया। नेचुरल ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज जैसे कॉटन कोल हो गया। सिंथेटिक ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज जैसे आपका जीरोलेट एसिड सेल्यूलोज हो गया। ठीक है ना। अब इसके मेथडोलॉजी समझते हैं कि कैसे एक्चुअल मतलब एक्चुअल में ये काम करता है। तो ये क्या है, मोबाइल फेज रिजर्वियर, मतलब यहाँ पे मोबाइल फेज है और आपका क्या है कि जो सैंपल होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। और ये आपका क्या है, कॉलम है। कॉलम में क्या है, आपका आयन एक्सचेंजर स्टेशनरी फेज ऑलरेडी लगे होंगे। तो जब हम इसको अलाउ करेंगे मोबाइल फेज को कि ये इसके नीचे आए, ठीक है ना, जब इसके नीचे ये आएगा तो क्या होगा, जो मोबाइल फेज होगा वो स्टेशनरी फेज में आएगा। तो जो मोबाइल फेज में आयंस प्रेजेंट होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे इस आयन एक्सचेंज रेजेंस के साथ में, जो कि स्टेशनरी फेज में जो आयंस प्रेजेंट होंगे वो इसके साथ में रिप्लेस्ड आउट हो जाएंगे। ठीक। अब जब ये यहाँ पे रिप्लेस्ड आउट हो जाएंगे तो सिंट्रिक डिस्क यहाँ पे होगी, जो कि इसको मतलब फ्लो करने से रोकेगी, मतलब इसको नीचे ना, इसलिए यहाँ पे इसको रोक देती है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो भी हमारे आयंस होंगे मतलब जो रेजेंस होंगे वो तो यहीं पर रुक जाएंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी फेज है। तो जो हमारे मतलब डीएनए वगैरह या पेप्टाइड्स वगैरह के जो भी सैंपल होंगे वहीं पर स्टेशनरी फेज पे एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। बाकी का जो बचेगा वो यहाँ पे इलिट्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। अब जब इलिट्यूट को बाहर निकाल देंगे तो जो हमारा मेन चीज़ होगा जिसको हमको डिटेक्ट करना होगा, डिटेक्टर में लाएंगे और आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, रीडिंग मिल जाएगा और यहाँ पर एक कलेक्टिव रेजल्ट मिलेगी। तो कॉलम से मोबाइल फेज तो एप्लीकेशन ऑफ सैंपल एंड द इल्यूशन एंड डिटेक्शन, यही इसका क्या है, मेथडोलॉजी है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। कॉलम क्या है, कॉलम इज द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट वेयर एक्चुअल सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स अकर, जहां पे हमारा स्टेशनरी फेज रखा हुआ था। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ केमिकल नेचर एंड डायमेंशन ऑफ द कॉलम इज नेसेसरी, मतलब जो इसका प्रॉपर सिलेक्शन होता है केमिकल का और डायमेंशन का, ये नेसेसरी होता है। इट अफेक्ट द रिजोल्यूशन, पिक सिमेट्री एंड स्पीड ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, इन सबको ये इफेक्ट करेगा। ए टिपिकल आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील हैवी ग्लास ऑफ द पॉलीएथिलीन, या स्टेनलेस स्टील के बने होंगे या मतलब हैवी ग्लास ऑफ द पॉलीएथिलीन के बने होंगे। गुड क्वालिटी नेचुरल गैस इज प्रीफर्ड एज इट इनर्ट टूवर्ड एसिड एल्कलाई एंड अदर्स सॉल्वेंट, मतलब कहने का क्या है कि इसमें जो नेचुरल गैस का यूज करेंगे वो गुड क्वालिटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये इनर्ट मतलब अक्रिय रहेगी टूवर्ड्स एसिड के साथ में, एल्कलाई के साथ में एंड अदर सॉल्वेंट के साथ में। The particle size of the reagents beads should be 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब जो पार्टिकल साइज रेजेंस का जो आयन एक्सचेंजर रेजेंस यूज कर रहे हैं उसका जो साइज होना चाहिए वो नियर अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे कि वो आसानी से पास आउट हो सके। द फ्लो ऑफ मोबाइल फेज इज स्टॉप्ड हियर टू सेटल डाउन एंड अलाउ एक्स्ट्रा मोबाइल फेज ड्रेनेज, मतलब कहने का क्या, जो कि आपने बीच में देखा था एक सेटल लगाया हुआ था, उससे उसको रोक सके और जो भी आपका एक्स्ट्रा मोबाइल फेज है उसको ड्रेन आउट कर सके। मोबाइल फेज मतलब दूसरा कंपोनेंट मोबाइल फेज, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड और एल्कलाई दैट हैव वीक एफिनिटी फॉर आयन एक्सचेंज साइट इन कॉलम आर यूज्ड एज अ मोबाइल फेज, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका एक्वा सॉल्यूशन एसिड और एल्कलाई दैट हैव वीक एफिनिटी फॉर आयन एक्सचेंज, मतलब जिनकी एफिनिटी वीक होगी आयन एक्सचेंज के लिए, उनका हम यूज करेंगे मोबाइल फेज के तौर पे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग HCl इन कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH इन एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद थर्ड आपका प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड इल्यूशन, मतलब अब सब जो भी सैंपल होगा उसका एप्लीकेशन करेंगे, मतलब उसको अप्लाई करेंगे, देन उसका इल्यूशन करेंगे। तो सैंपल इज मिक्सड विद द मोबाइल फेज एंड इंट्रोड्यूस इनटू द कॉलम फ्रॉम द टॉप, मतलब टॉप से, सिंपल सी बात है कि टॉप से उसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। ए सिरिंज और पीपेट में बी यूज। क्रोमेटोग्राम में बी डेवलप बाय टू मेथड, आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक, जहां पर क्या होगा सेम इंस्टेंट ऑफ द मोबाइल फेज इज यूज थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब कहने का क्या है कि जो मतलब मोबाइल फेज की स्ट्रेंथ होगी वही आपके सैंपल की स्ट्रेंथ होगी, इसमें यूज करेंगे। एंड ग्रेडियंट इल्यूशन टेक्निक में क्या होता है कि एसिड या एल्कलाई को डाइल्यूट करेंगे, उसका यूज करेंगे, फॉलोड बाय इंक्रीजिंग द एसिडिटी और एल्कालिनिटी ऑफ द मोबाइल फेज, और उसकी जो एसिडिटी और बेसिसिटी होगी उसको हम धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। द एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन में भी इंक्रीज बाय डिक्रीज द मोबाइल फ्लो रेट और इंक्रीज द कॉलम लेंथ, मतलब जितना ज़्यादा हम कॉलम लेंथ बड़ी होगी या मोबाइल फेज की जो भी रेट होगी वो उसको घटाएंगे तो हमारा जो सेपरेशन होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप ऑफ क्या डिटेक्शन, द डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ इल्यूटेन फ्रॉम द कॉलम आर कलेक्टेड इन कंटेनर लाइक द ट्यूब्स आइदर एट अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फीड इट विद द टाइम इंटरवल, मतलब कहने का क्या डिटेक्शन करेंगे, उसके लिए इल्यूशन कॉज करेंगे। अब कौन कौन सा ऐसे मेथड है जिससे कि हम एनालिसिस कर पाएंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड हो गया, कंडक्टर मेट्रिक मेथड हो गया, पोलारोग्राफिक मेथड हो गया एंड फोटो
फ्लेम फोटोमेट्री मेथड के द्वारा हम इसका डिटेक्शन कर सकेंगे, ठीक है ना, जो कि ऑलरेडी हम अभी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री मेथड के बारे में हम पढ़ चुके हैं और फ्लेम फोटोमेट्री मेथड भी हमने देख चुका है वहाँ पे, चाहे तो वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि आयन एक्सचेंज जो क्रोमेटोग्राफी है उसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। पहला क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द वाटर। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी, वाटर नोन एज हार्ड वाटर, हार्ड हो जाता है। टू रिमूव दिज आयन, मतलब इन आयन को रिमूव करने के लिए हम वाटर को पास करेंगे एक्सचेंजर के थ्रू से। जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो हमारा क्या करेगा, जो पॉजिटिव आयन होगा उसको क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा, और जो आपका वाटर होगा उसको सॉफ्ट कर देगा। डी आयोनाइजेशन ऑफ द वाटर, तो रिमूवल ऑफ द ऑल कैटायंस एंड एनायन फ्रॉम द वाटर नोन एज डीमिनराइज्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर। H प्लस आयन किसको, कैल्शियम मैग्नीशियम को कर देगा, और OH माइनस आपका क्लोराइड और सल्फेट ग्रुप को वहाँ पे क्या करेगा, रिमूव आउट कर देगा, ठीक है ना। तो इससे आपका H2 मिलेगा और बाकी वहाँ पे मैग्नीशियम वहाँ पे सब हट जाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर, डायग्नोस्टिक एड्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक एसिडिटी, टू हील द अल्सर, टू ट्रीट ओडिमा एंड हाइपरटेंशन, रिमूव ऑफ द सोडियम, क्योंकि सोडियम का भी यहाँ पे हमारा रिमूव हो सकता है, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, तो 18 अमाइनो एसिड के मिक्सचर कॉम्प्लेक्स को इजीली आसानी से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द आयन एक्सचेंज एजेंट्स के द्वारा। उसके बाद सेपरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो इंडिविजुअल कंपाउंड ऑफ द पेंटोज एंड हेक्सोज रिसॉल्व सक्सेसफुली फ्रॉम देयर मिक्सचर थ्रू द आयन एक्सचेंज सेपरेशन टेक्निक, मतलब जो हमारे पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर का जो मिक्सचर होता है उसको अलग अलग करने के लिए हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद होता है ऑर्गेनिक सेपरेशन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कॉमनली यूज इन द फार्मास्यूटिकल लाइक एज एंटीबायोटिक हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, दिस कैन बी इजिली सेपरेटेड यूजिंग द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इन सब का यूज करके हम इन सबको सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक विद देयर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है पहले ये हम जान लें। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए फिनोमिना ऑफ माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल आयंस और कोलाइडल एग्रीगेट, मतलब कहने का क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो इंडिविजुअल आयन होता है उनका माइग्रेशन होता है। कब होता है, थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के द्वारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पेशल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम जब किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें प्रेजेंट सैंपल, चाहे वो डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, अमाइनो एसिड हो, उनके जो चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो माइग्रेशन करने लगते हैं और वो आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। द पार्टिकल बियर्स चार्ज गेट माइग्रेटेड टू अपोजिट चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि अपोजिट चार्ज पर हमेशा माइग्रेट होगी। जैसे सब्सटेंस ए, यहाँ पे इसने क्या किया है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है, जब इसके इलेक्ट्रिसिटी कॉज कराएंगे तो ये मतलब माइग्रेट होने लगेगा और स्टेशनरी फेज के नेगेटिव आयन के साथ में जाकर के ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से सब्सटेंस बी के पास नेगेटिव आयन है, ये इसमें जब इलेक्ट्रिकल चार्ज करेंगे तो ये स्टेशनरी फेज के पॉजिटिव आयन के साथ में जाकर के अट्रैक्ट हो जाएगा, और जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे वो इमोबिलाइज होंगे, मतलब मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक। दी आयंस और कोलाइडल पार्टिकल हैव डिफरेंट माइग्रेशन रेट। तो जो आयंस होंगे, जो प्रत्येक आयंस होंगे वो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, उनके अलग अलग डिफरेंट माइग्रेशन रेट होंगे। लाइक एज अमाइनो एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, पेप्टाइड हो गया, ईटीसी। अब इसके हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जानते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, एक फ्री सोल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। तो स्लैब फोरेसिस में पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेल्यूलोज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, जो कि हमको बी फॉर्म लेवल पे पढ़ाया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है फ्री सॉल्यूशन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। टिस्लियस मेथड हो गया, डेंसिटी ग्रेडियंट हो गया, मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो ये टिस्लिनियस और डेंसिटी और मूविंग बाउंड्री है, ये हमारा एम फॉर्म मास्टर प्रोजेक्ट लेवल का हमारा यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो पहला जो है वो आपका पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज टेक्निक फॉर द सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस लाइक द अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन। मतलब कहने का क्या है कि जो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है एक्सटेंसिवली इसका यूज किया जाता है इसके सेपरेशन के लिए, अमाइनो एसिड के, पेप्टाइड्स के एंड प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इज सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सैंपल। कहने का मतलब क्या है कि जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको सेपरेट आउट कर देना है, कहाँ से, सैंपल के माध्यम, मतलब सैंपल से जो चार्ज मॉलिक्यूल होगा उसको सेपरेट आउट कर देना है। किसके द्वारा, अप्लाइड ऑन द पेपर अपॉन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल करंट यूजिंग द टू इलेक्ट्रोड। मतलब पेपर के द्वारा, पेपर वहां पर हमारा एज ए स्टेशनरी फेज काम करेगा और वहां पर हम दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से पोटेंशियल करंट प्रोवाइड कराएंगे।
As paper does not conduct electricity, it is weighted with the buffer for facilitate the transport of the current। देखिए जो पेपर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर नहीं होता है, मतलब उसका वाहक नहीं होता। अगर आप पेपर में करंट लगाएंगे तो आपको करंट पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जब उसको हम बफर सोल्यूशन में उसको वेट कर देंगे, मतलब भिगो देंगे, तो आसानी से करंट का फ्लो आप मतलब करने लग जाएगा। तो इसीलिए हम उसको बफर का यूज करते हैं। द पार्टिकल्स और आयंस मूव आइदर टुवर्ड्स द कैथोड और एनोड डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज पॉसिबल पोजीशंस। कहने का मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स और आयंस मूव आइदर टुवर्ड्स कैथोड और एनोड, मतलब जो चार्ज होंगे वो या तो कैथोड की तरफ जाएगा या तो एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन द चार्ज दे पोजीशन, मतलब ये डिपेंड करेगा कि कौन से चार्ज वो कंटेन किए हुए हैं। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस has emerged as a simple, inexpensive and accurate laboratory procedure for the research and clinical study। इसके क्या है एप्लीकेशंस है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस इंक्लूड द स्टडी ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सेपरेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एंड सीरम प्लाज्मा प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड सैंपल। ईटीसी को सेपरेट आउट करने के लिए हम पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। उसके बाद जो सेकंड इलेक्ट्रोफोरेसिस आती है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द सेपरेशन टेक्निक इन विच माइक्रोमॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ईटीसी कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन दियर चार्ज, मतलब उसमें जो चार्ज होंगे प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, साइज, उसका साइज जो मॉलिकुलर साइज होगा, मॉलिकुलर वेट होगा, और एनी अदर प्रॉपर्टीज और अदर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे उनको हम अलग कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में। जेल यूज एज सपोर्टिंग मीडियम, मतलब यहाँ पर जो जेल होगा वो सपोर्टिंग मीडियम है, स्टेशनरी फील्ड के तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेस्ड ऑन द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एंड माइग्रेशन ऑफ द चार्ज मॉलिक्यूल। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है कि जहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट आउट हो सके। तो दी मॉलिक्यूल्स पुश्ड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड थ्रू दी जेल, मतलब कहने का क्या है, एक जेल के माध्यम से जो मॉलिक्यूल्स होगा उसको पुश किया जाएगा। जेल कंटेन स्मॉल पोर्स, जो जेल होगा वो उसके अंदर स्मॉल पोर्स कंटेन किए होंगे। मॉलिक्यूल्स गेट ट्रेवल थ्रू दी पोर्स, जिस पोर्स उसी पोर्स के माध्यम से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रेवल करेंगे। अप्लाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब वहां पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। चार्ज मॉलिक्यूल गेट सेपरेटेड, और जो चार्ज मॉलिक्यूल होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा वहां पे, ठीक है ना। ये क्या हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज इन द हेरिडिटरी एनीमिया टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे काम करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज इन द डीएनए सीक्वेंसिंग टू डिटरमाइन द इनकोडेड जेनेटिक कोड, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कॉमनली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड डेट आर डिफिकल्ट टू बी सेपरेटेड बाय अदर सेपरेशन टेक्निक, मतलब जो अदर सेपरेशन टेक्निक जितने भी हमने अभी तक पढ़े क्रोमेटोग्राफी में, उनसे ऐसे कंपाउंड या एनालाइट का सेपरेट नहीं कर सके, उसका लिए हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस प्ले ए आइडियल रोल इन द एनालिसिस ऑफ द हाईली पोलर चार्ज एनालाइट, मतलब जिनके ऐसे मॉलिक्यूल जिनके हाईली पोलर चार्ज हैं। एनालिसिस ऑफ द बेसिक एंड क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल्स, एनालिसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन्स। अब इसका प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस डील्स विद द सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ एनालाइट आयंस अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। वही जो शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस बीइंग प्रीफर्ड ओवर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड एएस, मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के और आयन एक्सचेंज इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी के ऊपर इसको हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, यूज करते हैं। यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ द सीरम, CSF, यूरिन, गैस्ट्रिक फ्लूइड, ETC का एनालिसिस में इसका यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक द सेकंड ए कैटायंस, एल्कलाइन मेटल, आइसोटोप्स एंड रियर अर्थ मेटल कैन बी सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है ना। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ द TLC, मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल मेथड एंड एप्लीकेशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड, मतलब मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड में से एक स्पेसिफिक टाइप का जो कंपाउंड हमको चाहिए होगा उसको सेपरेट आउट करना विद द हेल्प ऑफ द थिन लेयर chromatography या thin layer plate, this known as a thin layer chromatography by the use of two phase stationary phase and the mobile phase। जहाँ stationary phase immobilized रहता है और mobile phase मोबाइल रहता है, मतलब वो
मतलब मूवमेंट करता रहता है, ठीक है ना। इन टीएलसी स्टेशनरी फेज इज सॉलिड वाइल मोबाइल फेज इज लिक्विड, मतलब स्टेशनरी फेज मतलब टीएलसी में जो स्टेशनरी फेज होगा वो सॉलिड होगा और जो मोबाइल फेज होगा वो लिक्विड इन फॉर्म होगा। अब इसका जो प्रिंसिपल है किस पे बेस करता है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टीएलसी इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो कि ऑलरेडी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे तभी में, ठीक है ना। ये भी सेक्शन सी का ही है लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसी के पेपर का। एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट इन अ मिक्सचर बेस्ड ऑन दियर एफिनिटी टूवर्ड द स्टेशनरी फेज, मतलब स्टेशनरी फेज के टूवर्ड जिसके मतलब एफिनिटी ज़्यादा होगी वो स्टेशनरी फेज के साथ में चिपक जाएगी और बाकी के जो भी होगी इलिट आउट हो जाएगी और जो हमारे स्टेशनरी फेज पे चिपके रहेंगे उसका हम सिंपल सा डिटर्मिनेशन कर लेंगे, ठीक है ना। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर प्रोसेस हायर एफिनिटी टूवर्ड द स्टेशनरी फेज रिमेन एट द टॉप वाइल लेस एफिनिटी मॉलिक्यूल गेट इलिटेटेड, वही बात कि स्टेशनरी फेज के साथ में चिपके रहेंगे उसके टॉप पे लगे रहेंगे बाकी सब हमारे इलिट्यूट हो जाएंगे। द चॉइस ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल इनवर्ड डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट यूज्ड ऑन द प्लेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट, कहने का मतलब क्या है, जिस प्रकार का हम प्लेट यूज करेंगे और जो सॉल्वेंट होंगे उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पे कौन सी क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल इन्वॉल्व होगी ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। अब इसके मेथड के बारे में हम समझते हैं कि कौन कौन कैसे मेथड्स हैं। पहला क्या है, सिलेक्शन ऑफ एडजॉर्बेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एडजॉर्बेंट्स होगा उनका जैसे सिलिका जेल वगैरह होता है इनका सिलेक्शन करेंगे। तो डिफरेंट कोटिंग मटेरियल लाइक एल्यूमिनिया, सिलिका जेल, सेल्यूलोज, क्रिस्टल पॉली एमाइड ईटीसी कैन बी यूज्ड, ठीक है। क्या करते हैं, क्या है, सिंपल सा हम स्लाइड लेते हैं, स्लाइड लेने के बाद क्या करते हैं कि उसको हम पहले क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद एडजॉर्बेंट क्या होता है, जैसे सिलिका जेल हो गया उसको लेकर के उसकी स्लरी बनाते हैं। स्लरी बनाने के बाद उसकी जो ग्लास स्लाइड होता है उसके ऊपर पोर कर देते हैं, पोर करने के बाद सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसको ओवन में सुखाते हैं तो हमारे एक टीएलसी प्लेट बन जाती है। उसके बाद मोबाइल फेज बनाते हैं, मोबाइल फेज बनाने के बाद जो हमारी ये स्टेशनरी फेज होगी उसके मतलब जो टीएलसी प्लेट होगी उसको एज ए स्टेशनरी फेज हम यूज करेंगे, वहाँ पे लाइन खींचेंगे। उसके बाद जो भी हमारा सैंपल होगा उसको वहाँ पे डिप करेंगे, डिप करने के बाद उसको मोबाइल फेज में इंटर कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। जब मोबाइल फेज रन करेगा तो उसके माध्यम से जो भी हमारा कंपाउंड होगा, जो भी हमारा एनालाइट होगा जिसको हमको डेटा टेस्ट करना है मोबाइल फेज के प्रति जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो रन करेगा और रन करने के बाद सेपरेट आउट होगा उसको हम अलग कर सकेंगे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा मेथड है, अब इसी को हमको समझना है, ठीक है ना। तो दी एडजॉर्बेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर लाइक द केमिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड एंड पार्टिकल साइज ईटीसी। सेकंड क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, सिंपल सा समझिए। सबसे पहले हम सिलिका जेल ले लेंगे, उसको हम क्या करेंगे एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के साथ में मिक्स करेंगे और उसका एक सस्पेंशन फॉर्म बनाएंगे, ठीक है ना। सस्पेंशन फॉर्म बनाने के बाद उसको ग्लास स्लाइड पे हम क्या करेंगे पोर कर देंगे। पोर करने के 4-5 मेथड है, पोरिंग मेथड हो गया, डिपिंग मेथड हो गया, स्प्रेडिंग मेथड हो गया, स्प्रेइंग मेथड हो गया। इन 4 मेथड से हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है ना। स्लरी को, किसकी स्लरी को, जो कि हमारी सिलिका जेल की बनी है। उसके बाद हम 112 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए ओवन में उसको क्या करेंगे ड्राई करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे बन जाएगी टीएलसी प्लेट बन जाएगी। उसके बाद एक्टिवेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द एडजॉर्बेंट, मतलब जो हमारी टीएलसी प्लेट है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो एडजॉर्बेंट इन कोटिंग मटेरियल मस्ट बी एक्टिवेटेड बाय इवापोरेशन ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द एडजॉर्बेंट लेयर, मतलब कहने का कि जो भी एडजॉर्बेंट लेयर पे जो भी लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको इवापोरेट कर देंगे तो जिसकी वजह से जो हमारी प्लेट होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 30 मिनट पे, ठीक है ना। वही जो मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ द टीएलसी में बताया अभी। उसके बाद प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द सैंपल, मतलब क्या करेंगे मोबाइल फेज की प्रिपरेशन करेंगे, उसको सॉरी जो हमारी सैंपल होगा उसका प्रिपरेशन करेंगे, मतलब जो हमारा सैंपल होगा वो किस में हमारा सुटेबल डिजॉल्व हो जाएगा उसको हम चूज करेंगे। चूज करने के बाद उसको हम डिजॉल्व करेंगे और अपना सोल्यूशन का प्रिपेयर करेंगे। तो जैसे हमारा सॉल्वेंट जैसे मेथाइल अल्कोहल, मेथनॉल हो गया, एथेनॉल हो गया, एसीटोन हो गया, ETCR प्रीफर्ड। माइक्रो पिपेट्स, लूप्स और माइक्रो सिरिंज आर यूज फॉर द अप्लाइंग द सैंपल, मतलब इन सब का यूज किया जाता है हमारे स्टेशनरी फेज मतलब टीएलसी प्लेट के ऊपर किसी भी सैंपल को अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। लाइन ऑफ ओरिजिन शुड बी मार्क्ड विद द पेंसिल, डिस्टेंस ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एंड, कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने मतलब ये टीएलसी की प्लेट है तो इसके 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर हमको एक लाइन क्रॉस करनी होती है। सैंपल शुड बी अप्लाइड ऑन दी ओरिजिन लाइन, और इसी लाइन के ऊपर जो हमारा सैंपल होगा उसको हमको अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। तो सॉल्वेंट सिस्टम इज सेलेक्टेड फ्रॉम द यूटोट्रॉपिक सीरीज। यूटोट्रॉपिक की कैसे, जो जिसकी पोलरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, ये आपकी एक सीरीज अगर आप इंटरनेट पे डालेंगे तो पूरी की पूरी सीरीज ये आपकी मिल जाएगी। इन विच सॉल्वेंट आर अरेंज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर टू दियर पोलरिटी, मतलब उसकी पोलरिटी के आधार पर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे होते हैं। मोबाइल फेज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू डिसोल्यूट, केमिकल नेचर ऑफ द स्टेशनरी फेम, टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी मोड यूज, ETC के आधार पे हम इसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज,
एग्जाम्पल के तौर पे पेट्रोलियम ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, डाइक्रोमेथेन हो गया। ये सब क्या है, इनकी इंक्रीजिंग पोलैरिटी के आधार पे इनको रखा गया है कहाँ पे, इल्यूट्रॉपिक सीरीज में, ठीक है ना। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम, तो स्टेशनरी फेज इंट्रोड्यूस इनटू द मोबाइल फेज, मतलब जो स्टेशनरी फेज होगा उसको मोबाइल फेज में इंट्रोड्यूस कर देंगे। वेरियस टेक्निक यूज इन द डेवलपमेंट, बहुत सारी मतलब कई टेक्निक है, जैसे कौन कौन सी, ग्रेडियंट टेक्निक हो गई, ठीक है ना, असेंडिंग डेवलपमेंट, डिसेंडिंग डेवलपमेंट, मल्टीपल डेवलपमेंट, स्टेपवाइज डेवलपमेंट, टू डायमेंशनल डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ये मेथड है मतलब स्टेशनरी फेज को मोबाइल फेज में डिप करने के, ठीक। उसके बाद सेवंथ क्या हो जाएगा, विजुअलाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट। तो जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर उसको ड्राई करेंगे अच्छी तरीके से इन द ओवन, देन हम उसको विजुअलाइज करेंगे कि उसमें आपको दिख रहा है मोस्ट ऑफ द मेथड यूज फॉर द डिटेक्टेड सेपरेटेड कलरलेस सोल्यूट ऑन द पेपर आर आल्सो एप्लीकेबल थ्रू टीएलसी। जैसे कौन कौन से फिजिकल मेथड हो गए, केमिकल मेथड हो गए। केमिकल मेथड में आप पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करके या क्रोमिक एसिड का यूज करके आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। और फिजिकल मेथड में आप यूवी मेथड, आयोडीन चैम्बर या फ्लोरोसेंट का मतलब फ्लोरोसेंट कंपाउंड या रेडियो एक्टिव लेबल सब्सटेंस का यूज करके आप उसको सिंपल सा विजुलाइज कर सकते हैं। अब टीएलसी की एप्लीकेशन क्या क्या है, टीएलसी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कैटायन एनायन एंड कोवैलेंट स्पीशीज। टीएलसी यूज सेपरेशन ऑफ अमाइनो एसिड, विटामिन, सीरम, प्रोटीन डिटरमाइनिंग चेंज अकरिंग इन द प्रोसेस, यूज इन द एनालिसिस ऑफ द ब्लड एंड यूरिन सैंपल, डिटेक्शन ऑफ हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड इन द सॉइल एंड द वाटर इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और फॉर द separation and identification of the metal atoms belonging to the group first, second, third, fifth and etc को हम इसमें डिटेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में।